हेलो डियर फ्रेंड्स। तो इस मैराथन सेशन में मैं आज डिस्कस करूंगा आरबीएससी की जो कक्षा 12 की बुक आती है कंप्यूटर की, जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग सेकंड। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्लास 11th में आता है और ये सेकंड वाला पार्ट है क्लास 12th में। इस बुक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो मैं आपको इसी वीडियो में जो है उन सब के बारे में डिस्कस करूँगा। और एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। और ये एक मैराथन वीडियो बनने वाली है। ठीक है, क्लास 12th 11th 10th और 9th, तो टोटल वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी होगी। ठीक है, सो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो स्टार्ट करते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले। तो आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड जो है आरबीएससी अजमेर, वो इसको प्रकाशित करता है। ठीक है, तो हम यूनिट्स पे आते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम चैप्टर्स पे आएंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट, हियर यू कैन सी भाषा के उपयोग से डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहली यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर, और वो भी सी लैंग्वेज के साथ। फिर दूसरे पे आते हैं यूनिट 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ऊप्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप छोटी से छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कंप्यूटर साइंस की बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऊप्स के प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। ओके, यूनिट 3 में आता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आरडीबीएमएस की बात हो रही है। फिर आते हैं हम चैप्टर्स पे आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स देख लेते हैं। विषय सूची, पहला चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। और सेकंड चैप्टर आपका एरे, थर्ड सॉर्टिंग, चौथा है स्टैक एंड क्यू, पांचवा लिंग्लिस्ट, छठा है सी प्लस प्लस के साथ शुरुआत। ठीक है, स्टार्टिंग विद सी प्लस प्लस। सातवां है ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। 8th चैप्टर आपका सी प्लस प्लस में फंक्शन। 9th है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। 10th आपका कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। 11th ऑपरेटर ओवरलोडिंग। 12th चैप्टर आपका इनहेरिटेंस। 13 है डीबीएमएस की जो अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट्स हैं इसके। 14th आपका रिलेशनल डेटाबेस के कंसेप्ट्स यानी अवधारणाएं। और 15th जो चैप्टर आपका पीएलएसक्यूएल के आधार बिंदु। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 15 चैप्टर हैं। तो इन जितने भी इन 15 चैप्टर्स में जितने अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं विद द फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या है, डेटा को एकत्रित और आयोजित करने का तरीका क्या कहलाता है। मतलब डेटा को मुझे कलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको इस पूरे मेथड को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन व्याख्या देख सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर किसी भी संगठन के डेटा का एक तार्किक यानी एक लॉजिकल और मैथमेटिकल जो है इसका दृश्य है। ठीक है, तो एक तार्किक और मैथमेटिकल तरीके से अगर मुझे डेटा को स्टोर करके रखना है तो उसको हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के कितने वर्गीकरण होते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पूछ रहा है। मैं इसमें थोड़ा अंग्रेजी भी बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं जितना हो सकेगा इंग्लिश भी बोलने का प्रयास करूंगा ताकि आपके जो डाउट्स हो क्लियर हो सके। सो इसमें पूछ रहा है डेटा स्ट्रक्चर के कितने वर्गीकरण है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पूछ रहा है। सो यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एक आपका सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स कौन कौन से, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और दोस्तों आपने हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर किसी और बुक से पढ़ा हो, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो सब राजस्थान बोर्ड की जो बुक में लिखा हुआ है उसके आधार पे बता रहा हूँ। उसमें जो भी लिखा हुआ है, भले ही कई चीज़ें आपको ऐसा लगेगी कि गलत है, जो कि पता है मुझे भी, लेकिन जो बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है ना, अल्टीमेटली उसी को जो है उसी को सही माना जाता है। जैसे RSMSS भी अगर कोई परीक्षा ले रही है तो वो राजस्थान बोर्ड की किताबों को कंसिडर करती है। तो राजस्थान बोर्ड की किताब में अगर किसी MCQ को सही माना गया है तो वही सही माना जाएगा, भले ही वो स्टैंडर्ड बुक्स में अलग हो। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस रहना है कि हो सकता है कुछ चीज़ आपको लगे गलत है, लेकिन अगर राजस्थान बोर्ड में दे रखा है तो दोस्तों वो ही मान्य होगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनाया जा सकता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप से कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं दोस्तों इसमें, तो इसमें आप बना सकते हो जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं बना सकते हो। तो यहाँ पे कौन कौन से होता है, इंटीजर्स होता है, रियल होता है, कैरेक्टर होता है, बूलियन होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, यौगिक डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके यौगिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे बनाते हैं हम, यानी कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। तो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं
जो आपका सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको कंबाइन करके कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा, टू कंबाइन सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। इससे हम क्या बना सकते हैं, यौगिक डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में से कौन सा सरल डेटा स्ट्रक्चर का प्रकार है? तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा एरे और स्ट्रक्चर दोनों होते हैं, तो उसमें उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। किस डेटा स्ट्रक्चर के तत्व एक अनुक्रम बनाते हैं? ठीक है, किस डेटा स्ट्रक्चर के तत्व एक अनुक्रम बनाते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, रेखीय। ठीक है, रेखीय डेटा स्ट्रक्चर के जो है आपके तत्व एक अनुक्रम बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा रेखीय डेटा स्ट्रक्चर का प्रकार है? ठीक है, तो रेखीय डेटा स्ट्रक्चर यानी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का प्रकार कौन सा है यहाँ पे? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट तीनों ही जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर का उदाहरण है? तो इसमें गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर का उदाहरण दोस्तों ट्री और ग्राफ दोनों होते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पर किया जाने वाला ऑपरेशन है? तो दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर पे आप सारे ऑपरेशन कर सकते हो, यानी इंसर्शन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसमें सर्च कर सकते हो, यानी उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में एक नए डेटा तत्व को जोड़ना क्या कहलाता है? ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में अगर आप कोई नया एलिमेंट जोड़ रहे हो तो उसको इंसर्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ डिलीट कर रहे हो तो डिलीशन बोलते हैं, अगर उसमें कुछ सर्च कर रहे हो तो आप उसको सर्च बोलोगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद सभी डेटा तत्वों की प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट, ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन बहुत ईजी प्रश्न है, एक निश्चित पूर्व निर्धारित कार्य को पूरा करने वाला कोड। तो इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। ठीक है, 13वां क्या बोल रहा है? एक एल्गोरिदम का प्रदर्शन किस गुण के आधार पर मापा जाता है? ठीक है, एक एल्गोरिदम को हम किस गुण के आधार पर मापते हैं? तो उसका जो सही आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों वो हो जाएगा स्पेस जटिलता और समय जटिलता। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, दो चीज़ें देखते हैं हम किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। सो इफ़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों अगर सही है, ठीक है, दोनों में आपको बहुत कम टाइम लग रहा है, जैसे ऑर्डर ऑफ 1 है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मतलब बहुत अच्छी एल्गोरिदम होगी, बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, उस एक बार उस चार्ट को देख लेना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती है, क्योंकि कई प्रश्न आते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम से कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, कि बताओ मर्ज सॉर्ट की बताइए, आप एवरेज केस क्या होगा उसका, जो है मर्ज सॉर्ट का बताइए, वर्स्ट केस क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी वर्स्ट केस में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ सकते हैं, किन की समान होती है ऐसे पूछ सकते हैं, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट कैसे काम करते हैं, ये डिवाइड एंड कनकर पे काम करते हैं। तो एल्गोरिदम जो डेटा स्ट्रक्चर है आपका काफ़ी वाइड पोर्शन है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन अगर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ पढ़नी होती है, सबकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की तो खासकर बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई एग्जाम नहीं हुई आज तक कंप्यूटर साइंस की जिसमें आपको एल्गोरिदम की आपको कॉम्प्लेक्सिटी ना पूछी गई हो। ऐसी कोई एग्जाम नहीं हुई, आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, राजस्थान के भी किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, अगर जिसमें कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा भी अच्छा सिलेबस है, वहाँ पे आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम से जरूर सवाल आते हैं। तो मैं आपको एक टेबल दे दूंगा, उस टेबल को रट लेना अच्छे से, उसमें से आपको कम से कम 1 या 2 सवाल मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। एल्गोरिदम के निष्पादन के दौरान आवश्यक मेमोरी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आवश्यक मेमोरी को हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जब मेमोरी से रिलेशन होगा कॉम्प्लेक्सिटी का तो स्पेस होगा, अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात होगी। ठीक है, टाइम मतलब कितना जल्दी कर सकता है, बेसिकली जो एल्गोरिदम जितना जल्दी काम करेगी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी अच्छी होगी, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। एक एल्गोरिदम को निम्न में से किस घटक के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो किसके लिए आवश्यकता होती है? इंस्ट्रक्शन स्पेस और डेटा स्पेस दोनों के लिए होती है, मतलब इसमें बोथ ऑप्शन आर राइट। क्वेश्चन नंबर 16, एल्गोरिदम द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक फलनों की संख्या के आधार पर, ठीक है, किसकी गणना की जाती है? जो आपके इनिशियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, उनके आधार पर आप किसकी जो है गणना करते हो? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इंस्ट्रक्शन स्पेस है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, डेटा स्पेस है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 17, एक एल्गोरिदम के लिए औसत मामले की जटिलता क्या है। ठीक है, तो औसत मामले की जटिलता क्या होती है, कभी कभी अधिक जटिल हो जाता है मतलब, और कभी कभी बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, तो औसत मामला मतलब एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी बात हो रही है। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालोगे, कभी मतलब जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत वर्स्ट और किसी की बहुत बेस्ट हो, तो उन दोनों के बीच का होता है एवरेज। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसको बिल्कुल सही डिस्क्राइब करता है, कभी कभी बहुत जटिल और कभी कभी बहुत सरल। तो ये एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं, किसी भी इनपुट आकार के लिए एल्गोरिदम द्वारा लिया जाने वाला अधिकतम समय क्या कहलाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको बोलते हैं वर्स्ट केस समय। अब आप समझिए, कोई एल्गोरिदम है, वो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, मान लीजिए मुझे एक एरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ 10 एलिमेंट्स हैं, उसमें मुझे कोई सॉर्टिंग लगानी है, उसमें मुझे मान लो 5वां सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। और अगर कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम उसको बस एक ही इटरेशन में कवर कर देती है, तो वो क्या कहलाएगी, बेस्ट केस एल्गोरिदम। ठीक है, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बेस्ट केस वाली है। लेकिन मान लो एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो 10वें इटरेशन में जाके वो मतलब 5वां ढूंढना है, तो मान लीजिए उन 10 एलिमेंट्स में 10वें इटरेशन में जाके वो पता लगा रही है, तो मतलब वो एल्गोरिदम क्या हो जाएगी, वर्स्ट केस उसकी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर कोई एल्गोरिदम ज़्यादा समय ले रही है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में आ जाएगी। ठीक है, और कोई कम समय ले रही है तो मतलब वो बेस्ट केस में आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा समय मतलब वो एल्गोरिदम अच्छा वर्क नहीं कर रही। बेसिकली जितना कम समय में काम होगा उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं अब, और देखिए जो अब काम पे निर्भर होता है कि आपको कौन सी एल्गोरिदम यूज लेनी है, ये भी एक मतलब आपको कंसिडर करना होता है। बाद में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बता दूंगा आपको कि आप जो कई सारे ऐसे वर्क होते हैं जिसके लिए स्पेसिफिक एल्गोरिदम बनी होती है, उसमें आपको वही एल्गोरिदम यूज़ करनी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें उसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैं आपको उसमें समझा दूंगा। अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। एरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरे से भी सवाल आते आते हैं। तो आपको एक तो बेसिक पता होना चाहिए एरे क्या होता है, क्या किस तरह इसमें एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, इसकी जो ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऑर्डर 0 से स्टार्ट होता है एरे का हमेशा। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरे एक तो आपका जो है एक विमीय बोलते हैं जिसको, 1 डायमेंशनल एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो ये सब थोड़े डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए, परीक्षा में काम आती है सब चीज़ें। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे, समरूप डेटा तत्वों के परिमित क्रमों को का एक संग्रह क्या कहलाता है। ठीक है, देखो अंग्रेजी में मैं बोल देता हूँ कि अगर आपके जो डेटा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सेम है, जैसे इंटीजर है डेटा। ठीक है, मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ, तो इसका स्टोरेज है सेम डेटा टाइप के तत्वों को अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ तो किसके अंदर स्टोर करूँगा, ऑब्वियसली एरे के अंदर स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आपका एरे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, किसी प्रकार के एरे में वस्तुओं की सूची के लिए केवल एक सबस्क्रिप्ट का उपयोग करके एक वेरिएबल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे हम 1 डायमेंशनल एरे यानी एक आयामी एरे की बात कर रहे हैं। एक आयामी एरे को इंग्लिश में बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, और बहुआयामी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एक आयामी एरे यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा एक आयामी एरे की घोषणा का सही प्रारूप है। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे को अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, घोषणा मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहा हूँ एरे का, तो यहाँ पे उसका सही फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज द राइट फॉर्मेट फॉर 1 डायमेंशनल एरे, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज वेरिएबल नेम, सेकंड इज टाइप वेरिएबल नेम, थर्ड इज टाइप वेरिएबल डैश नेम, और साइज दे रखी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो अप्रोप्रिएट होगा दोस्तों, हमेशा एरे की साइज के साथ आता है एरे, तो हमेशा याद रखिएगा टाइप। ठीक है, कौन से टाइप का जो है एरे, उसके बाद उसका वेरिएबल नेम और उसकी साइज देनी है आपको। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक एरे इंट A5। ठीक है, तो टाइप क्या है इसकी एरे की, इंटीजर टाइप का एरे है, 5 इसमें एलिमेंट है, में कौन सा स्थान नहीं होता। ठीक है, कौन सा स्थान नहीं होता है, तो 5 अगर इसमें एलिमेंट्स है, तो मैंने आपको बताया कि एरे 0 से स्टार्ट होता है, एंड इफ अ एरे इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट 4 तक ही जाके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 तक ही जाके 5 एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, तो आपको इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, A5 आपको नहीं मिल सकता यहाँ पे। ठीक है, A5 यहाँ पे नहीं मिल सकता, क्योंकि 0 से 4 तक ही आपके 5 एलिमेंट खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो 5 दे रखा है ना दोस्तों, इसका मतलब है इसकी कितनी कैपेसिटी है, ये कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है इस वक्त, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है,
और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा ऑर्डर एरे का ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 0th पोजीशन पे होगा, फिर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जाके आपका 5वां एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग भाषा में एक एरे को किस प्रकार प्रारंभ किया जा सकता है। तो आप सी के अंदर एक एरे को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो इसमें आप कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों पे कर सकते हो, इसमें उपरोक्त दोनों, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। सी भाषा में एक एरे को कंपाइल टाइम में प्रारंभ करने का सही प्रारूप क्या है, ठीक है। कंपाइल टाइम में अगर मुझे एक एरे को इनिशियलाइज करना है, बेसिकली इनिशियलाइजेशन की बात हो रही है, कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, टाइप एरे नेम, साइज एरे की और लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ करोगे आप, इनिशियलाइज हो जाएगा एरे विद वैल्यूज़। उसमें जो वैल्यूज़ है वो एरे में जो भी आपका ऑर्डर है वहाँ पे वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है, 6 पे आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक एरे ए ऑफ 4 257 में A3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों A3 का मान, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 एलिमेंट दे रखे हैं केवल। तो ये पहला वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एरे ऑफ 0, ये हो जाएगा एरे ऑफ 1 और ये हो जाएगा एरे ऑफ 2। एरे ऑफ 3 की तो बात ही नहीं हुई। तो अगर एरे ऑफ 3 दे नहीं रखा तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं, सूची में मानों की संख्या एरे के आकार से कम है तो शेष तत्वों का स्वचालित रूप से 0 आवंटन होगा। मतलब 0 ऑटोमेटिकली वो उसको दे देगा, अगर वहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे उसकी वैल्यू उन्होंने नहीं दी है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 वैल्यू मान ली जाएगी। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। किसी एरे के रन टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर रन टाइम इनिशियलाइजेशन करना है एरे का तो उसके लिए लूपिंग की आवश्यकता होती है, और लूपिंग के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9, ठीक है। 2 आयामी एरे यानी 2 डायमेंशनल एरे के रन टाइम इनिशियलाइजेशन में कितने लूप स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो कितने लूप स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है दोस्तों, यहाँ पे 2 लूप की आवश्यकता होती है वहाँ पे, और इस तरह हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या आते हैं हम 10 पे। एक आयामी एरे यानी 1 डायमेंशनल एरे में पता ज्ञात करने का सूत्र क्या है। अगर 1 डायमेंशनल एरे में मुझे पाथ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पे आपको सूत्र बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू आई माइनस एल बी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसमें। देखो बी का मतलब होता है यहाँ पे बेस, जो आपका बेस पाथ है। डब्ल्यू का मतलब होता है एक तत्व का आकार, ठीक है, बाइट में। आई का मतलब होता है जिस तत्व का पता लगाना हो, ठीक है, और एल बी का मतलब होता है निचली सीमा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है, एक एरे 1300 से 1900 का आधार पता 1020 है तथा प्रत्येक तत्व का आकार 2 बाइट है, तो B1700 का पता क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 1820। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको बेस दे रखा है B बराबर 1020 दे रखा है, लोअर जो है आपकी बाउंड्री दे रखी है 1300 है, W आपको दे रखा है 2 है, ठीक है। उसके बाद I आपको दे रखा है 1700। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, A ऑफ आई B प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल बी। तो जैसे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे जिसकी भी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना। जैसे मुझे 1700 ज्ञात करनी थी तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1700 रख दूंगा, और जैसे इस फॉर्मूले में रखूंगा तो आपका इस तरह वैल्यू निकल जाएगी। ये न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार, तो आप थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेना, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन में। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। 2 डायमेंशनल एरे को लीनियराइज करने के तरीके, कितने तरीके होते हैं। 2 डायमेंशनल एरे को मुझे लीनियराइज करना है, ठीक है, तो कितने तरीके हैं दोस्तों। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। मेमोरी में एक 2 डायमेंशनल एरे के तत्वों को संग्रह करते समय इन्हें क्रमिक मेमोरी लोकेशन आवंटित किए जाते हैं, इसलिए 2D एरे को लीनियराइज करते हैं। लीनियराइज करने के 2 तरीके पंक्ति मेजर और स्तंभ मेजर होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन एक एरे पे किया जा सकता है। सो व्हाट ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म एन एरे। तो कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें सारे ऑपरेशन कर सकते हैं हम। ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं एरे से, हम इंसर्शन भी कर सकते हैं एरे में, यानी उपरोक्त सभी, यानी आपका फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, उपरोक्त सभी।
प्रश्न संख्या 14 पे क्या पूछ रहा है, एक आयामी एरे में सर्च ऑपरेशन कितने प्रकार से होता है। तो एक आयामी एरे में सर्च ऑपरेशन देखो, चार ऑप्शन आपके पास, 2 3 4 या 5, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन आपका दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका लीनियर सर्च और एक हो सकता है बाइनरी सर्च, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 पे आता है, एक आयामी एरे यानी वन डायमेंशनल एरे की कौन सी सर्च केवल सॉर्टेड मानों पर लागू होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च की बात हो रही है, ठीक है। बाइनरी सर्च होती है जो सॉर्टेड मानों पर लागू होती है। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं, किसी एक आयामी एरे में तत्वों की संख्या कम होने पर कौन सा सर्च किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है लीनियर सर्च की, ठीक है, लीनियर सर्च की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं, सी भाषा में कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंत में क्या होता है। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंत में दोस्तों ये आपका होता है जीरो वाला साइन होता है, ठीक है, बैकस्लैश जीरो के साथ होता है कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंत में। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग वास्तव में एक आयामी कैरेक्टर है जिसके अंत में नल कैरेक्टर यानी ये लिखते हैं हम बैकवर्ड स्लैश जीरो के साथ लिखते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कौन सा मेमोरी आवंटन रनिंग टाइम में बचत करता है, ठीक है। तो रनिंग टाइम में बचत कौन सा करता है दोस्तों, जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन की बात हो रही है और बेसिकली हम यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो आप कोई मुझे यहाँ पे डिफरेंस लिख के बता सकता है। सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और हम स्टैटिक कब यूज़ करते हैं और डायनेमिक कब यूज़ करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार कवर कर लेना, व्हेन वी यूज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड व्हेन वी यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये भी हो सकता है आपको वहाँ पे पूछ ले एग्जामिनेशन में, डिफरेंस पूछ ले कि डायनेमिक और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है, 4 स्टेटमेंट दे देगा तो सही आपको बताना पड़ेगा। तो इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, सी भाषा में मेमोरी आवंटन फलन, ठीक है, किस हेडर फाइल में होते हैं। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, इन सी लैंग्वेज जो आपके मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस होते हैं वो किस हेडर फाइल में जो है इंक्लूड होते हैं। तो किस हेडर फाइल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसटीडी जो लाइब्रेरी होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसकी फुल फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसको बोलते हैं stdlib.h, ठीक है। इसमें जो आपके होते हैं मेमोरी एलोकेशन वाले फंक्शन होते हैं। तो ठीक है, इसको रट लेना बहुत अच्छे से। जो आपके हेडर फाइल्स होती है ना उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो आपको जो भी जैसे मान लो math.h है, तो math.h में कौन से फंक्शंस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें पावर वाला फंक्शन होता है, उसमें जो आप स्क्वायर वाला फंक्शन होता है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि जैसे स्ट्रिंग में कौन कौन से आते हैं, सी टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडियो हो गया, स्ट्रिंग, सी टाइप, इनमें जो इंपॉर्टेंट जो आपके मेथड्स हैं ना वो रट लेना अच्छे से। हो सकता है एग्जामिनेशन में एक मेथड दे दे, आपको हेडर फाइल के 4 ऑप्शन दे दे और पूछे बताइए ये मेथड किस हेडर फाइल से बिलोंग करता है, बेसिकली ये फंक्शन किस हेडर फाइल से बिलोंग करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आप थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, सी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न संख्या 20 में आते हैं, सी भाषा में पॉइंटर की घोषणा करने का सही प्रारूप क्या है, ठीक है। आप पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हो इन सी लैंग्वेज, हाउ यू कैन डिक्लेयर पॉइंटर। तो बेसिकली पूछ रहे क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है टाइप वेरिएबल नेम, सेकंड इज वेरिएबल नेम, थर्ड इज टाइप स्टार वेरिएबल नेम एंड फोर्थ इज वेरिएबल नेम ब्रेसेस के साथ। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल करेक्ट जो है प्रारूप है, करेक्ट फॉर्मेट है पॉइंटर को डिक्लेयर करने का, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 21 पे, निम्न में से कौन सी मान्य पॉइंटर की घोषणा है, ठीक है, विच इज़ अ वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशन। सो आपको वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंट स्टार IP, सेकंड इज डबल स्टार DP, थर्ड इज फ्लोट स्टार FP एंड फोर्थ इज उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका जो तीनों ही है ये जो है डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी पॉइंटर को असाइन करने के लिए अगर सही पता ना हो, पता नहीं है, पता है पता, ठीक है, तो उसे क्या मान असाइन किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम नल असाइन करते हैं और उसको बोलते हैं नल पॉइंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 बहुत अच्छा प्रश्न है, सी भाषा में रिकर्शन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। फिबोनाची में हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं, बाइनोमियल कॉफिशिएंट निकालने के लिए रिकर्शन का यूज़ करते हैं, और जीसीडी में, जीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता है यहाँ पे, जीसीडी का मतलब होता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, और इसको क्या बोलते हैं, इसका जो सबसे फेमस नाम है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक। आपने सुना होगा ना SCF LCF, ठीक है, वो HCF की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक बहुत फेमस प्रोग्राम आता है, कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं कंपनीज के में कि सी भाषा में आप रिकर्शन का यूज़ करके GCD का प्रोग्राम लिखिए, SCF का प्रोग्राम लिखिए, आपको SCF निकालना है तो कैसे निकालोगे। सो
बहुत अच्छा प्रश्न है। तो रिकर्शन का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फिबोनाची में भी होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए भी होता है, जीसीडी के लिए भी होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। किसी फिबोनाची सीरीज में एनवा पद कैसे ज्ञात करते हो? ठीक है, एनथ आपको जो है पद फाइंड करना है, एनथ पोजीशन, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे 4 फॉर्मूला दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ठीक रहेगा? आपका जो फर्स्ट है ना वो बिल्कुल राइट है, n-1वां पद प्लस n-2वां पद। ये फिबोनाची सीरीज में nth पद निकालने का तरीका है। व्याख्या देख लेते हैं। फिबोनाची सीरीज में पहले 2 नंबर 0 और 1 है, प्रत्येक बाद वाला नंबर पिछले 2 नंबरों का योग होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25, फिबोनाची सीरीज बनाने के सी प्रोग्राम में रिकर्शन समाप्त होने की शर्त क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है पदों की संख्या बराबर 3, दूसरा ऑप्शन है पदों की संख्या लेस देन 3, तीसरा ऑप्शन है पदों की संख्या ग्रेटर देन 2। तो पदों की संख्या जो आपका लेस देन अगर 2 हो जाता है ना तो रिकर्शन समाप्त हो जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, लीनियर सर्च में वर्स्ट केस कब होता है? ठीक है, वर्स्ट केस कब होगा लीनियर सर्च में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे पूछते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो लीनियर सर्च में पहला ऑप्शन देख लेते हैं, आइटम एरे के बीच में हो, तो ये वर्स्ट केस नहीं हो सकता। ठीक है, आइटम एरे में बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, तीसरा आइटम एरे में पीछे हो, आइटम एरे में पीछे हो या बिल्कुल नहीं हो। तो देखो बिल्कुल नहीं हो ये तो वर्स्ट होता ही है, लेकिन अगर आइटम एरे में सबसे पीछे है, और लीनियर सर्च मतलब मैं 1 बाय 1 जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे 10 नंबर है मेरे पास और हर एक नंबर को ट्रैवर्स करते हुए मैं 10वें नंबर पे पहुंच रहा हूँ, तो इसको लीनियर सर्च बोलेंगे। और ऐसी सर्च में क्या होता है, अगर मेरा मान लो एलिमेंट 10वें पोजीशन पे रखा हुआ है तो मेरा तो जो है सर्चिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में उसकी वर्स्ट केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस वाली कंडीशन में चली जाएगी। तो लीनियर सर्च में वर्स्ट केस कब होता है? जब आपका आइटम जो एरे में जो आप सर्च कर रहे हो वो बिल्कुल ही नीचे पड़ा हुआ एरे में, बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सेकंड ऑप्शन पार्शियली सही है। ठीक है, वो तो सही है ही, लेकिन अगर एरे में एलिमेंट है और वो सबसे लास्ट में तो भी वो वर्स्ट केस सिनेरियो बनेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, लीनियर सर्च एल्गोरिदम की जटिलता है। ठीक है, तो लीनियर सर्च एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे काफ़ी सवाल आते हैं। तो पहला क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, दूसरा ऑर्डर ऑफ लॉग एन, तीसरा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और चौथा है ऑर्डर ऑफ एन प्लस 1। तो मैं आपको जो टेबल दूंगा ना आप उसको रट लोगे, तो ऐसे सवाल आपके बिल्कुल 1 सेकंड में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 27 में जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन प्लस 1 होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 28 पे, लीनियर सर्च एल्गोरिदम में औसत मामले कब होते हैं? ठीक है, एवरेज केस की बात हो रही है, एवरेज केस कब होता है लीनियर सर्च एल्गोरिदम में? तो पहला ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, जब आइटम एरे के बीच में कहीं हो, दूसरा जब आइटम एरे में बिल्कुल नहीं हो, तीसरा जब आइटम एरे के पिछले हिस्से में हो, चौथा जब आइटम के पिछले हिस्से में, आइटम एरे के पिछले हिस्से में हो या कहीं नहीं हो। इसमें अगर आपको एवरेज की बात करें दोस्तों, तो एवरेज कब होगा, जब आइटम कहीं बीच में होगा, तभी तो आप एवरेज केस मानोगे उसको। बेस्ट केस कब होगा, जब एरे के शुरू में आपको, अगर मान लो आप 1 से 10 तक की संख्या है, आपको नंबर 1 फाइंड करना है, तो नंबर 1 तो आपको फर्स्ट इटरेशन में मिल जाएगा लीनियर सर्च में। ठीक है, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, बेस्ट केस कंडीशन। अगर सपोज आपको नंबर 5 फाइंड करना है तो वो क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल बीच में मिलेगा, तो वो होती है एवरेज केस कंडीशन। और मान लो नंबर 10 फाइंड करना है 1 से 10 तक की गिनती में, तो वो आपकी कौन सा केस हो जाएगा, वो वर्स्ट केस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्न में से कौन सा मामला जटिलता सिद्धांत में मौजूद नहीं है? ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी के आपके मेथड्स होते हैं उसमें कौन सी चीज़ नहीं होती? तो पहला सबसे अच्छा मामला, सबसे खराब मामला, औसत मामला, ये तो सही है। अशक्त मामला कुछ नहीं होता दोस्तों। तो सबसे अच्छे मामले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेस्ट केस कंडीशन। तो बेस्ट केस होता है, सबसे बुरा मतलब वर्स्ट केस, औसत मतलब एवरेज केस हो गया, एंड फोर्थ अशक्त मामला, ये कुछ नहीं होता दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। तो वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज होता है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, किस सर्च प्रणाली में एरे के बीच के तत्वों से सर्च आरंभ की जाती है? तो किस सर्च प्रणाली में की जाती है दोस्तों, ये की जाती है बाइनरी सर्च में। ठीक है, बाइनरी सर्च में एरे के बीच के तत्वों से सर्च प्रारंभ की जाती है। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे जिसका नाम है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के पहले प्रश्न पे आते हैं, किसी डेटा को एक विशेष स्वरूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? ठीक है, किसी डेटा को एक विशेष रूप में हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों सॉर्टिंग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं,
निम्न में से कौन सा वास्तविक जीवन में सॉर्टिंग का उदाहरण है? तो वास्तविक जीवन में सॉर्टिंग का उदाहरण आपका है, एक जो आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वो भी है, और आपका जो शब्दकोश है, डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3, किस प्रकार की सॉर्टिंग में अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होती है? तो किस प्रकार की सॉर्टिंग में दोस्तों नहीं होती है? इन प्लेस सॉर्टिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, किस प्रकार की सॉर्टिंग में अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग की, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, किस प्रकार की सॉर्टिंग में एक जैसे तत्वों के क्रम में परिवर्तन नहीं होता? तो जो स्टेबल सॉर्टिंग होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6, कौन सी एल्गोरिदम पहले से सॉर्टेड तत्वों का लाभ लेती है? तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें अडेप्टिव एल्गोरिदम की, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, किस क्रम में बाद का तत्व अपने पिछले वाले तत्व से कम या उसके बराबर है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं गैर बढ़ता क्रम, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे, जो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा इन प्लेस सॉर्टिंग का उदाहरण है? तो इन प्लेस सॉर्टिंग का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? इसमें बबल सॉर्ट, चैन सॉर्ट को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, और निवेशन सॉर्ट, तीनों इसके उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 9, किस सॉर्टिंग एल्गोरिदम में सन्निकट तत्वों के प्रत्येक जोड़े की तुलना की जाती है? तो किस सॉर्टिंग एल्गोरिदम करते हैं दोस्तों? ये बबल सॉर्ट में करते हैं, ठीक है, बबल सॉर्ट में करते हैं। प्रश्न संख्या 10, बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम की जटिलता क्या होती है? तो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की जटिलता होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे, बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में किस फलन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों हम स्वैप का यूज करते हैं, ठीक है, स्वैप का यूज करते हैं। प्रश्न संख्या 12, किस एल्गोरिदम में सूची को दो भागों में विभाजित करके बाएं भाग में सॉर्ट किए हुए तत्व तथा दाएं भाग में सॉर्ट न किए हुए तत्व होते हैं? तो किसकी बात करें यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे बात हो रही है आपकी सिलेक्शन सॉर्ट की बात हो रही है, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, प्रश्न नंबर 13। तो ये बात हो रही है सिलेक्शन सॉर्ट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं चेन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम की जटिलता क्या होती है? मतलब कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है सिलेक्शन सॉर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। 14 पे आते हैं, निम्न में से कौन सी तुलना आधारित सॉर्टिंग एल्गोरिदम है? ठीक है, जहाँ पे आप कंपैरिजन करते हो, तो किन में कंपैरिजन होता है, किस सॉर्टिंग एल्गोरिदम में? तो दोस्तों 14 में आपके बबल में भी होता है, सिलेक्शन में भी होता है, निवेशन, तीनों में होता है। तो मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर पर आधारित है? तो कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर पर आधारित है दोस्तों? मर्ज सॉर्टिंग डिवाइड एंड कॉन्कर पर आधारित होती है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे, मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिदम की सबसे खराब मामले में जटिलता क्या होती है? मतलब वर्स्ट केस पूछ रहा है मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिदम का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? 16 में आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है। प्रश्न संख्या 17, किस सॉर्टिंग एल्गोरिदम में एक उप लिस्ट बनाई जाती है? किस सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात हो रही है दोस्तों? ये बात हो रही है निवेशन सॉर्टिंग की, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, ठीक है, निवेशन मतलब इंसर्शन सॉर्ट होता है, इसको याद रख लेना। इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम की जटिलता क्या होती है? तो इंसर्शन सॉर्ट की जो आपकी एल्गोरिदम की जटिलता होगी दोस्तों होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। इसको अगर सॉर्टिंग एल्गोरिदम अच्छे से पढ़नी हो तो एक वेबसाइट बता रहा हूँ, गीक्स फॉर गीक्स, बहुत अच्छे से समझा रखा है हर एल्गोरिदम को आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपको केवल मैं एक जो टेबल दूंगा उसमें 7 मैं बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, कौन कौन सी है। क्विक सॉर्ट होती है, बबल सॉर्ट होती है, मर्ज सॉर्ट होती है, इंसर्शन होती है, हीप सॉर्ट होती है, ठीक है, और एक रेडिक्स सॉर्ट होती है। तो ये आपकी 6-7 एल्गोरिदम से बस अगर आप ये पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपके एग्जाम में। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, किस सॉर्टिंग एल्गोरिदम में डेटा के एरे को 2 छोटे एरे में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो आपकी त्वरित होती है, ठीक है, यानी क्विक सॉर्ट की बात करें, ठीक है, क्विक सॉर्ट की बात करें यहाँ पे। प्रश्न संख्या 20, जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम होती है उसकी औसत तथा सबसे खराब जटिलता क्या होती है? ठीक है, तो इसकी औसत और सबसे खराब होती है दोस्तों ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं, क्विक सॉर्टिंग एल्गोरिदम में पाइवेट किसको चुना जाता है? पाइवेट क्या होता है दोस्तों? पिवट, इसमें नंबर चुनते हैं हम एक क्विक सॉर्टिंग में।
तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, जिसका सबसे अधिक सूचकांक मान हो। ठीक है, सबसे अधिक सूचकांक मान हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम सबसे अच्छा है? तो क्विक सॉर्ट सबसे अच्छा होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो सबसे अच्छा है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जिसका नाम है स्टैक एंड क्यू। आपको सबको पता है स्टैक और क्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम में। स्टैक से तो लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, कि स्टैक किस पे काम करता है, लीफो या फीफो का आ जाएगा। ठीक है, आज अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो स्टैक के ऑपरेशंस पे आ जाएगा, क्योंकि कुछ ऑपरेशंस होते हैं उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, या इनके एल्गोरिदम इनकी वो पूछ लेंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज पूछ लेंगे, अगर थोड़ा सा उनको ट्रिकी बनाना है क्वेश्चन। वरना तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, लीफो किस पे बेस्ड होता है, फीफो किस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके पहले प्रश्न पे आते हैं, किस डेटा स्ट्रक्चर में लीफो का नियम लागू होता है? तो दोस्तों लीफो किस पे लागू होता है? स्टैक पे। और क्यू पे कौन सा लागू होता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो एलिमेंट आप लास्ट में निकालोगे, डालोगे, इंसर्ट करोगे, उसी को आप फर्स्ट टाइम, उसी को आप सबसे पहले निकाल सकते हो बेसिकली। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टैक। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, किसी स्टैक में से कौन से तत्व को उपयोग में लिया जा सकता है? ठीक है, तो किसी स्टैक में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट आप उसी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे ऊपर है वही निकलेगा, जो शीर्ष तत्व होगा वही आपका बाहर निकलेगा। प्रश्न संख्या 3, एक स्टैक को निम्न में से किसके माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? तो स्टैक को आप किसके माध्यम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो दोस्तों? तो एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, तीनों ही माध्यम से कर सकते हो। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, किस स्टैक ऑपरेशन में स्टैक्स में एक नया तत्व जोड़ा जाता है? तो किस स्टैक ऑपरेशन में स्टैक में एक नया तत्व जोड़ते हैं दोस्तों? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पुश की। ठीक है, पुश में ऐसा करते हैं हम। ठीक है, पुश में करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, किसी स्टैक में से एक तत्व को हटाने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? तो अगर मुझे हटाना है स्टैक में से कुछ भी एलिमेंट, तो हम पॉप का यूज़ करेंगे। बस 2 ही ऑपरेशन होते हैं जो बहुत इसमें काम में लेते हैं स्टैक में, पुश और पॉप। पुश का मतलब इंसर्ट करना एलिमेंट को, पॉप का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना। प्रश्न संख्या 6, किसी स्टैक के शीर्ष डेटा तत्व को प्राप्त करने के लिए किस फलन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो मुझे किसी स्टैक का शीर्ष डेटा तत्व प्राप्त करना है तो मुझे किस फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा? तो आपको इसमें पीक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, पीक का। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी स्टैक को कुशलता से उपयोग में लेने के लिए उसका स्टेटस, ठीक है, पीक, इज फुल तथा इज एम्प्टी फलन से जांचा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, स्टैक को लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी मेमोरी आवंटित करनी होती है? तो स्टैक को अगर लिंक से इंप्लीमेंट करना है तो मुझे डायनेमिक मेमोरी आवंटित करनी पड़ेगी। प्रश्न संख्या 8, पॉप ऑपरेशन को किसकी सहायता से इंप्लीमेंट करने पर वास्तव में डेटा तत्व हट जाता है? तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों लिंक लिस्ट की सहायता से। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस कार्य के लिए स्टैक का उपयोग किया जाता है? तो स्टैक का उपयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों? हम अंकगणितीय अभिव्यक्ति मूल्यांकन, बग ट्रैकिंग, स्मृति प्रबंधन, तीनों के लिए करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10, एक अंकगणितीय अभिव्यक्ति को कितने तरीकों से लिख सकते हैं? तो दोस्तों इसको हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? इनफिक्स नोटेशन, उपसर्ग नोटेशन और पोस्टफिक्स। ठीक है, यानी इनफिक्स, सफिक्स और पोस्टफिक्स। उपसर्ग मतलब सफिक्स है ये। ठीक है, सफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन। प्रश्न संख्या 11, किस नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के मध्य उपयोग में लिया जाता है? ठीक है, तो किसकी बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पे हम इनफिक्स नोटेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ जहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेंड के मध्य में इस्तेमाल होता है। अगर ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आ जाए तो प्रीफिक्स, ठीक है, और उसके बाद आए तो पोस्टफिक्स वाला, उसको पोस्टफिक्स नोटेशन बोलते हैं बेसिकली। प्रश्न संख्या 12, किस नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के आगे लिखा जाता है? जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अगर आगे लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको आप बोलोगे प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं? उपसर्ग भी बोलते हैं हिंदी में, तो इसको उपसर्ग नोटेशन बोल रहे हैं। इसका ये प्रॉपर हिंदी है। तो वैसे इसका नाम क्या होता है? प्रीफिक्स नोटेशन होता है। और इनफिक्स के अंदर ऑपरेटर बीच में आता है और पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में आता है। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में आता है, किस नोटेशन को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं? तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन दोस्तों पोस्टफिक्स नोटेशन को बोलते हैं हम, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना इसको।
रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोलते हैं हम पोस्ट फिक्स नोटेशन को, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, एल्गोरिथम में किसी पथ के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ हम यूज़ करते हैं बैक ट्रैकिंग का। ये बक नहीं है दोस्तों, इसको बैक कर लेना, बैक ट्रैकिंग की बात करें हम, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है? तो दोस्तों स्टैक और क्यू दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर दोनों सिरों पर खुला होता है? तो दोस्तों दोनों सिरों पर खुला कौन सा होता है? क्यू जो होती है वो दोनों सिरों पर खुली होती है। क्यू को आप एक बस की तरह मान सकते हो, जैसे अपनी बस होती है जिसमें अगर 2 गेट हो तो वो क्यू को आप उससे डिनोट कर सकते हैं, जिसमें आप पिछले गेट से चढ़ते हैं और आगे वाले गेट से निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्यू को आप इस तरह देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, क्यू डेटा स्ट्रक्चर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर दोस्तों किस पे करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, ठीक है। तो यानी आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किस ऑपरेशन का उपयोग क्यू को इनिशियलाइज और डी इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है एन क्यू और डी क्यू दोनों का ही यूज़ करते हैं। तो आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है, एन क्यू और डी क्यू किसके अंदर काम आते हैं? तो ये क्यू से रिलेटेड है, ठीक है, ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है एक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एन क्यू क्या काम करता है? एक तत्व को क्यू में जोड़ता है। डी क्यू क्या करता है? एक तत्व को क्यू से हटाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, क्यू के कुशलता से उपयोग के लिए किस फलन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस फलन का उपयोग करते हैं हम? पीक, इज एम्प्टी, इज फुल, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इन तीनों का यूज करते हैं। प्रश्न संख्या 20, किसका उपयोग करके रियर पॉइंट को चेक करते हैं कि वह मैक्स साइज के बराबर है या नहीं? तो दोस्तों यहाँ हम एरे की बात करें, ठीक है, एरे का उपयोग करके रियर पॉइंट को हम चेक करते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या बोल रहा है? किसी खाली क्यू की पहचान होती है, तो क्या होती है? फ्रंट का मान अगर मिनिमम हो तो खाली क्यू होती है, ठीक है। तो व्याख्या देख लीजिए, यदि फ्रंट का मान मिन या 0 से कम है, इसका अर्थ है क्यू को इनिशियलाइज नहीं किया गया और क्यू खाली है। प्रश्न संख्या 22, डेटा तत्व को क्यू से हटाने का काम कितने भागों में किया जाता है? तो दोस्तों ये हम 2 भागों में करते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला भाग है डेटा तत्व को एक्सेस करना और जहां पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, दूसरा भाग है उसको वहां से हटाना, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं, किसी भी आधुनिक कंप्यूटर में प्राथमिक स्मृति प्रबंधन में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम स्टैक का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टैक का यूज़ करते हैं। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं, किस डेटा स्ट्रक्चर में तत्व को दोनों सिरों पर जोड़ सकते हैं परंतु बीच में नहीं? तो किस डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा हो सकता है? दोस्तों ऐसा हम क्यू के अंदर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 25, ग्राफ में ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के आवश्यक डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? तो दोस्तों क्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BFT, ठीक है, एक तो ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल होता है, एक होता है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, ठीक है। तो डेप्थ वाले में तो हम किसका? स्टैक का यूज़ करते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल में क्यू का यूज़ करते हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं लिंग्विस्टिक्स, जो 5th चैप्टर आपका इस बुक का। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस डेटा स्ट्रक्चर में प्रत्येक तत्व अपने अगले तत्व को पॉइंट करता है? तो यहाँ पे दोस्तों किस डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है? ये हम बात करें लिंग्विस्टिक्स की, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स की बात करें। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 क्या पूछ रहा है? किस पॉइंटर फील्ड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में नेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। प्रत्येक नोड में डेटा आइटम और अगले नोड का एड्रेस होता है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा लिंक लिस्ट का प्रकार है? तो दोस्तों सिंगल, डबल, सर्कुलर तीनों ही लिंक लिस्ट होती है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, किस लिंक लिस्ट में अंतिम तत्व पहले तत्व को पॉइंट करता है? तो दोस्तों इस सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऐसा होता है, अंतिम तत्व पहले तत्व को पॉइंट करता है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी लिंक लिस्ट की विशेषता है? तो लिंक लिस्ट की विशेषता बतानी है आपको। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, आसान इंसर्शन डिलीशन होता है, फास्ट एक्सेस टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा, तीनों इसकी फंक्शनैलिटी होती है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन लिंक लिस्ट में कठिन होता है? तो दोस्तों लिंक लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन कठिन होता है? सर्च ऑपरेशन लिंक लिस्ट में कठिन होता है। प्रश्न संख्या 7, ठीक है, क्या बोल रहा है? किस लिंक लिस्ट में पूर्ण लिस्ट को देखने के लिए कौन सा ऑपरेशन होता है? तो दोस्तों कौन सा ऑपरेशन होता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले ऑपरेशन की, ठीक है, डिस्प्ले ऑपरेशन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, लिंक लिस्ट में नोड A तथा नोड B के बीच में नोड C को इंसर्ट करने की कमांड है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट कमांड क्या हो जाएगी? C.next B और A.next to C,
ठीक है। प्रश्न संख्या 9, एक लिंक लिस्ट में 3 नोड है ए बी सी। यदि एक नया नोड डी को सी डॉट नेक्स्ट और वो पॉइंट करे डी को तथा डी डॉट नेक्स्ट पॉइंट करे नल कमांड से जोड़ दिया जाए तो यह नोड कहाँ जुड़ेगा? तो दोस्तों ये नोड आपका नोड सी के बाद जुड़ेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 10, लिंक लिस्ट में से किसी तत्व को हटाने के लिए डिलीशन ऑपरेशन से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं सर्च ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, सर्च ऑपरेशन करते हैं। प्रश्न संख्या 11, लिंक लिस्ट में से टारगेट नोड को हटाने की कमांड क्या है? तो टारगेट नोड को आप कैसे हटा सकते हो? तो लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट, फिर ये टारगेट नोड डॉट नेक्स्ट और फिर टारगेट नोड डॉट नेक्स्ट को नल कर दो, तो इस तरह आपका जो टारगेट नोड है वो हट जाएगा। मतलब जैसे आप किसी को नल रेफरेंस दे देते हो ना, तो वहाँ पे इसका मतलब है वो टर्मिनेट हो जाएगा नोड। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे, निम्न में से किसके लिए लिंक लिस्ट सबसे उपयुक्त होती है? तो दोस्तों लिंक लिस्ट किसके लिए उपयुक्त होती है? लगातार बदलने वाले डेटा स्ट्रक्चर के लिए लिंक लिस्ट सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे, नोड के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नोड के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? हम लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं इसको। प्रश्न संख्या 14, लिंक लिस्ट में किस प्रकार का मेमोरी आवंटन होता है? तो दोस्तों डायनेमिक मेमोरी आवंटन लिंक लिस्ट में होता है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा कथन सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए सत्य है? तो कौन सा कथन है दोस्तों? यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, कोई भी तत्व प्रथम व अंतिम नहीं होता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आपके चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है C++ के साथ शुरुआत, यानी स्टार्टिंग विद C++। तो पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं, एक C++ प्रोग्राम में कितने अनुभाग होते हैं? तो दोस्तों एक C++ प्रोग्राम में आपके 4 अनुभाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो इंक्लूड फाइल होती है, फिर क्लास की जो डिक्लेरेशन होती है, यानी क्लास की घोषणा, फिर होती है मेंबर फंक्शन की परिभाषा, ठीक है, यानी डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन, फिर होता है मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें 4 अनुभाग होते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक C++ भाषा में इनपुट तथा आउटपुट फलन किस हेडर फाइल में होता है? तो इनपुट आउटपुट फलन दोस्तों आईओ स्ट्रीम, ठीक है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच में होते हैं, ठीक है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच में होते हैं। और इनपुट आउटपुट होते कौन से? C++ का आउटपुट फलन होता है सी आउट, और C++ का इनपुट फलन कौन सा होता है दोस्तों? सी इन। तो सी इन जो होता है इनपुट फलन होता है और सी आउट जो होता है आउटपुट फलन होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं दोस्तों, C++ भाषा का प्रोग्राम निम्न में से किसका संग्रह होता है? तो C++ भाषा का जो प्रोग्राम होता है वो फलन यानी फंक्शंस का संग्रह होता है, ठीक है, फंक्शंस का संग्रह होता है। और C++ प्रोग्राम में मेन फंक्शन अनिवार्य होता है, ये इस चीज़ को याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट होता है, मेन के बिना आपको एरर आ जाएगी प्रोग्राम में। प्रश्न संख्या 4, C++ भाषा के प्रत्येक कथन के अंत में कौन सा चिन्ह होता है? तो दोस्तों प्रत्येक कथन के अंत में आपका अर्धविराम यानी सेमीकोलन का चिन्ह होता है। प्रश्न संख्या 5, C++ प्रोग्राम में कमेंट लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो कमेंट लिखने के लिए हम ये डबल बार फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, ठीक है, डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। प्रश्न संख्या 6, C++ में प्रयुक्त आइडेंटिफायर के स्कोप को कौन परिभाषित करता है? तो दोस्तों नेम स्पेस है इसके स्कोप को परिभाषित करता है। और इसमें इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं एक बार। नेम स्पेस का प्रयोग करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं। एसटीडी नेम स्पेस में C++ की स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरी परिभाषित है, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं लगाओगे तो वहाँ पे जो उस लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में C++ प्रोग्रामिंग की कंपाइलिंग तथा लिंकिंग के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर हम G++ कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा MS-DOS में C++ का कंपाइलर है? तो दोस्तों MS-DOS में C++ का कंपाइलर कौन सा है? टर्बो C++ और बोलेंड C++ दोनों ही होते हैं। प्रश्न संख्या 9, C++ कंपाइल के साथ उपलब्ध मतलब कंपाइलर है, कंपाइलर की बात हो रही है। C++ कंपाइलर के साथ उपलब्ध एडिटर में कितने विकल्प होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फाइल होता है, एडिट होता है, कंपाइल होता है, रन होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। C++ भाषा के प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं टोकन्स सबसे छोटी इकाई होती है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा कथन कीवर्ड्स के बारे में सत्य है? तो पहला ऑप्शन क्या है? कीवर्ड्स का अर्थ प्रोग्राम में बदल नहीं सकता। दूसरा है कीवर्ड्स का प्रयोग वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते। तीसरा, कीवर्ड C तथा C++ दोनों में होते हैं। अब चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चारों स्टेटमेंट सही है, यानी उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12,
निम्न में से कौन सा कीवर्ड C++ भाषा में होता है? पहला है ASM, दूसरा है कैश, तीसरा है न्यू, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही आपके कीवर्ड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते प्रश्न संख्या 13 पे। निम्न में से किसके नाम को आइडेंटिफायर कहा जाता है? तो दोस्तों किसके नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं? हम वेरिएबल, फंक्शन, एरे तीनों के नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा नियम आइडेंटिफायर के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है केवल अंग्रेजी के अक्षर, अंक तथा अंडरस्कोर का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, शुरुआत में केवल अंग्रेजी का अक्षर ही काम में ले सकते हैं। तीसरा, अंग्रेजी के छोटे और बड़े अक्षर अलग अलग माने जाते हैं। चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 15, C++ भाषा में निम्न में से किस प्रकार का अक्षर होता है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा बेसिक डेटा टाइप का उदाहरण है? तो कौन सा है दोस्तों? इंट, कैर, फ्लोट तीनों बेसिक डेटा टाइप है, तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, C++ भाषा में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन सा है? पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चर, दूसरा यूनियन, एनुमरेशन और फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें तीनों ऑप्शन सही है, मतलब उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा डिराइव्ड डेटा टाइप है? एरे, पॉइंटर, रेफरेंस कौन सा है दोस्तों? तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, मतलब उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा बेसिक डेटा टाइप का मॉडिफायर है? तो कौन सा है दोस्तों बेसिक डेटा टाइप का मॉडिफायर? यहाँ पे अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग तीनों ही सही है, मतलब उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। इनके एक बार हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक की होती है रेंज। अनसाइंड कैर की 0 से 255 तक होती है, और शॉर्ट इंट की होती है -128 से 127 तक, और लॉन्ग इंट की कितनी होती है? ये -2147483648 से ये आपका प्लस का 2147483647। जब भी आप पॉजिटिव में जाओगे तो एक अंक घटा लेना, जो नेगेटिव में होता है वो एक ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, बस इसका ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 20, स्ट्रक्चर डेटा टाइप का आकार क्या होता है? तो स्ट्रक्चर डेटा टाइप का आकार क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है सबसे बड़े मेंबर के आकार के बराबर, दूसरा है सबसे छोटे मेंबर के आकार के बराबर, तीसरा सभी मेंबरों के आकार के योग के बराबर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का क्या होता है? सभी मेंबरों के आकार के योग के बराबर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों यूनियन की बात हो जाती है, जैसे आप व्याख्या में देख सकते हैं, यूनियन का साइज क्या होता है? उसके सबसे बड़े मेंबर के टाइप के आकार के बराबर होती है यूनियन की साइज। और स्ट्रक्चर में क्या होता है? सभी मेंबरों के आकार के योग के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप मेमोरी की बचत करने वाला है? तो किस डेटा टाइप में मेमोरी की बचत होती है दोस्तों? यूनियन में मेमोरी की बचत होती है। प्रश्न संख्या 22, C++ डेटा टाइप क्लास के वेरिएबल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रश्न संख्या 23, किस डेटा टाइप से नामों को संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है? तो किस डेटा टाइप की बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पे एन्यूमरेटेड डेटा टाइप की बात हो रही है, एन्यूमरेटेड डेटा की। प्रश्न संख्या 24, फलन किस प्रकार के डेटा टाइप का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पे फलन जो है डिराइव्ड डेटा टाइप का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 25, C++ में टाइप कॉम्पेटिबिलिटी को प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो यहाँ पे हमें मतलब आप ब्रा टाइप कन्वर्जन भी कर सकते हो और स्वतः टाइप कन्वर्जन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों, मतलब थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। तो 26 क्या पूछ रहा है? किस प्रकार के टाइप कन्वर्जन में टाइपकास्ट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों टाइपकास्ट ऑपरेटर का उपयोग किस में करते हैं? ब्रा टाइप कन्वर्जन में हम टाइपकास्ट का यूज़ करते हैं। प्रश्न संख्या 27, फ्लोट f बराबर 30.87 सी आउट ये है, इसमें इंट इफ हमें प्रिंट करना है, तो इसका परिणाम क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे टाइपकास्ट हो जाएगा, तो इसका जो परिणाम होगा दोस्तों ये 30 आएगा। व्याख्या देख सकते हैं आप, टाइपकास्ट ऑपरेटर इंट पूर्णांक परिणाम 30 को ही प्रदर्शित करेगा। ओके। प्रश्न संख्या 28, C++ प्रोग्राम में मिश्रित डेटा टाइप में स्वतः डेटा कन्वर्जन कैसे होता है? तो दोस्तों यहाँ पे कैसे होता है? पहला ऑप्शन क्या है? छोटे टाइप को बड़े टाइप में कन्वर्ट करके। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं इसकी। स्वतः डेटा टाइप कन्वर्जन का नियम क्या होता है? शॉर्ट कैर जो है वो इंट में, लॉन्ग में, और फिर लॉन्ग किस में? फ्लोट में, फिर डबल में, और सबसे बाद में कौन सा? तो लॉन्ग डबल कैर आता है। प्रश्न संख्या 29, C++ में वेरिएबल की घोषणा कहाँ की जाती है? तो दोस्तों C++ में वेरिएबल की घोषणा हम करते हैं प्रोग्राम में, किसी भी जगह पे आप C++ में वेरिएबल की घोषणा कर सकते हो, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात हो रही है। C++ प्रोग्राम में किसी कथन के पहले हैश लगाओ तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? किसी भी कथन के पहले हैश लगाओ तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं उसको। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक बेसिक डेटा टाइप नहीं है? तो दोस्तों चार ऑप्शन हमारे पास, इंट है,
कैर है, फ्लोट है और क्लास है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लास है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है जो आज का इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। किस डेटा टाइप में एक वेरिएबल को उपनाम दिया जाता है? दोस्तों रेफरेंस टाइप में वेरिएबल को उपनाम देते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। C++ भाषा में इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है? तो दोस्तों इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है? जो आपका ये जो स्मॉल एरो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन एरो, ठीक है। जो डबल लेस देन वाले आ जाए तो मतलब इंसर्शन ऑपरेटर होता है, और अगर डबल ग्रेटर देन वाला आ जाए तो उसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है C++ भाषा में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है? तो जो डबल ग्रेटर वाला साइन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा C++ का स्कोप रेजोल्यूशन है? तो ये दोस्तों C++ का स्कोप रेजोल्यूशन होता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा ऑपरेटर C++ में होता है परंतु C भाषा में नहीं है? तो दोस्तों इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर तीनों ही नहीं होते, तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा ऑपरेटर C++ में डेटा ऑब्जेक्ट को पर्याप्त मेमोरी प्रदान करता है? तो दोस्तों यहाँ पे न्यू ऑपरेटर होता है, वो पर्याप्त मेमोरी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 6, और न्यू को कैसे हम इसका जो फॉर्मेट होता है न्यू का होता है int स्टार p इक्वल टू न्यू int, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर प्रोग्राम में 20 + 10 × 5.2 ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये किस प्रकार का एक्सप्रेशन है? दोस्तों यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट प्रकार का एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें केवल कांस्टेंट ही वैल्यूज़ है, सारी की सारी वैल्यूज इसमें कांस्टेंट है, इसलिए ये एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है? तो 7 बोल रहा है एक्सप्रेशन 5 + int 7.5 किस प्रकार के एक्सप्रेशन का उदाहरण है दोस्तों? तो दोस्तों ये इंटीग्रल एक्सप्रेशन का उदाहरण है, ठीक है, इंटीग्रल एक्सप्रेशन का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर का int का यूज हुआ है। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? 6.5 + फ्लोट 10 ये किस प्रकार के एक्सप्रेशन का उदाहरण? तो दोस्तों ये फ्लोट एक्सप्रेशन का उदाहरण, ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, फ्लोट एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्न में से किस एक्सप्रेशन का परिणाम एड्रेस वैल्यू होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंटर एक्सप्रेशन होता है उसका जो परिणाम होता है वो होता है आपका एड्रेस वैल्यू, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। किस प्रकार के एक्सप्रेशन में बूलियन टाइप का परिणाम प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो आपका रिलेशनल और लॉजिकल दोनों प्रकार के एक्सप्रेशन में आपको ये बूलियन टाइप का परिणाम प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। C++ में निम्न में से कौन सा असाइनमेंट होता है? ठीक है, तो C++ में कौन सा असाइनमेंट होता है दोस्तों? यहाँ पे चेन्ड, कंपाउंड, एम्बेडेड सारे असाइनमेंट होते हैं, उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। C++ असाइनमेंट एक्सप्रेशन A = B = 20 + 5 में A का मान कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे A का मान 25 आएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे मान 20 है जो B को दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद परिणाम 25 A को दिया जाता है, ठीक है, मतलब B में 20 आए और A मतलब B में 20 आ गए तो A = B, यहाँ पे 20 हो जाएगी, B की वैल्यू +5 तो A का मान हो जाएगा 25। 13 में आता है C++ असाइनमेंट एक्सप्रेशन A = 5 का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ये जो A = 5 का मतलब होता है A = A + 5, इसका मतलब होता है A = A + 5। इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। जो प्लस ये होता है ना इस तरह का, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, ऐसे जो भी ऑपरेटर्स होते हैं इनको बोलते हैं शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है इनको। क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जो 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को जब हम खोलते हैं ना, जब इनको हम ओपन करते हैं तो इस तरह ओपन होते हैं, वो प्लस इक्वल क्या बन जाता है? इक्वल प्लस बन जाएगा आपका। जैसा A = 5 है ना, तो A = A + 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। C++ भाषा में उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से पहले संपादित होने का नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब होता है कि किसकी कितनी, आप कह सकते हैं इसमें वैल्यू मतलब किसकी कितनी, एक तरह से कह सकते हैं कोई VIP होता है, वो पहले उसको वो पहले लाइन, अगर वो लाइन में लगेगा तो उसको पहले जो है प्रेफरेंस मिलेगी किसी भी चीज़ में। तो आप समझ सकते हो इसको VIP चीज़ों से, ठीक है। कोई VIP होगा तो वो पहले जो है उसका काम पहले होगा,
और जिसकी कम वैल्यू होगी उसका काम बाद में होगा, जैसे कॉमन मैन है। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स का एक प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन से ऑपरेटर बाद में होंगे, तो इसका एक पूरा ऑर्डर होता है, ठीक है। तो वो आप C++ सब में होता है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस। उसमें एक टेबल होती है, मैं टेबल आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको रट लेना। तो उससे क्या होता है आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कई बार क्या है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको अगर आपको ऑर्डर पता होगा कि किसका प्रेसिडेंस क्या है, तभी आप वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं तभी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। C++ भाषा में कितने प्रकार के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं? तो C++ भाषा में दोस्तों 3 प्रकार के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होता है, लूप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आता है, किस कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम में लिखे गए कथनों को उसी क्रम में संपादित किया जाता है? तो दोस्तों ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर में होता है, इसके नाम से पता चल रहा है। सीक्वेंस में सारे जो है जो इसमें स्टेटमेंट्स है वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं, किस कंट्रोल स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक संपादन के पथ में से शर्त के अनुसार एक को चुना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, ठीक है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, तो यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम? इफ़ कथन, इफ़ एल्स का, ठीक है। तो जैसे इफ़ में कोई कंडीशन है, अगर वो ट्रू होगी तो उस इफ़ वाला चल जाएगा, उसमें जो भी आपका वहाँ पे प्रिंट एफ होगा, जो भी आपने दे रखा होगा कोड में, तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले अगर फॉल्स हो गई तो एल्स वाला चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन होता है, किसी एक कंडीशन का सिलेक्शन होता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे, किस कंट्रोल स्ट्रक्चर में कथन को 0 या उससे अधिक बार संपादित किया जाता है? तो 0 या उससे अधिक बार संपादित करते हैं लूप स्ट्रक्चर में, ठीक है। लूप स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो कौन कौन से होते हैं लूप? अपने वाइल और डू वाइल। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, कौन सा लूप कम से कम एक बार अवश्य संपादित होता है? दोस्तों डू वाइल लूप होता है ना, वो कम से कम एक बार चलेगा, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, चाहे फॉल्स कंडीशन क्यों ना हो, डू वाइल लूप हमेशा एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। तो 20 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी एक ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड भाषा है? तो ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड भाषा कौन सी है दोस्तों? ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड भाषा होती है आपकी C++। प्रश्न संख्या 21, ऑपरेटर कांस्टेंट तथा वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हाट वी कॉल इट? एक्सप्रेशन। सो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, समान प्रेसिडेंस के 2 ऑपरेटर के संपादित होने का क्रम क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी बोलते हैं। तो जैसे मान लो ऑपरेटर्स, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड्यूलस हो गया, ये ऑपरेटर इनकी प्रेसिडेंस समान है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो हमें यहाँ पे एसोसिएटिविटी चेक करनी होती है, उसके अनुसार हम जो है वहाँ पे जो भी आपको दिया होगा स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा, जो भी आपको कंडीशन दी होगी वो इसी हिसाब से एग्जीक्यूट होगी, एसोसिएटिविटी के हिसाब से। चैप्टर 8 पे आता है C++ में फंक्शन इन C++। पहला प्रश्न, C++ में फंक्शन प्रोटोटाइप की घोषणा कैसे की जाती है? तो फंक्शन प्रोटोटाइप की घोषणा के लिए जो सही फॉर्मेट है वो है ये वाला, टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, C++ भाषा में निम्न में से कौन सी वैध फलन की घोषणा है? तो दोस्तों वैध फलन की घोषणा कौन सी है? इंट सम इंट ए इंट बी, ये भी सही है। इंट सम इंट इंट, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, कॉलिंग प्रोग्राम के वास्तविक पैरामीटर में बदलाव के लिए पैरामीटर भेजने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस विधि का प्रयोग करते हैं? कॉल बाई रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, पैरामीटर भेजने की किस विधि में कॉलिंग प्रोग्राम में वास्तविक पैरामीटर को कॉल्ड प्रोग्राम के फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी किया जाता है? तो दोस्तों ये हम किस में करते हैं? ये हम करते हैं कॉल बाई वैल्यू में, ठीक है। कॉल बाई वैल्यू में ऐसा करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे, C++ में फंक्शन के एक समान नाम परंतु आर्ग्यूमेंट भिन्न हो तो उसको क्या बोलते हैं? सेम नेम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। ये जावा में भी होती है, C++ में भी होती है। वहाँ पे जावा में मेथड यूज़ करते हैं, यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। तो प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रही है, फंक्शन ओवरलोडिंग में सही फंक्शन को किसके आधार पर कॉल नहीं किया जाता? ठीक है, तो किसके आधार पर कॉल नहीं करते दोस्तों? ऑप्शन क्या क्या आपके पास? आर्गुमेंट की संख्या, आर्गुमेंट का टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फंक्शन के रिटर्न टाइप के आधार पर कॉल नहीं करते हम, तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, C++ भाषा में इनलाइन फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? तो C++ भाषा में इनलाइन फंक्शन का प्रयोग कब करेंगे दोस्तों? जब फंक्शन का आकार छोटा होगा तब, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे, कंपाइलर को फंक्शन के बारे में कौन सूचना देता है? तो कौन देता है दोस्तों? तो ये देता है फंक्शन प्रोटोटाइप।
अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, 9 चैप्टर में आ गए हम क्लास और ऑब्जेक्ट में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, C++ भाषा में क्लास की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया सी के स्ट्रक्चर से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी के स्ट्रक्चर से। प्रश्न संख्या 2, क्लास के किन सदस्यों को क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं? तो किन सदस्यों को कर सकते हो दोस्तों? पब्लिक सदस्यों को आप क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हो। प्रश्न संख्या 3, क्लास के पब्लिक सदस्यों को उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस करने का सही प्रारूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सही प्रारूप आपका ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये आपका सही प्रारूप है, थर्ड ऑप्शन। ओके, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, क्लास के अंदर परिभाषित मेंबर फंक्शन क्या कहलाते हैं? दोस्तों क्लास के अंदर जो परिभाषित मेंबर फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं इन लाइन फंक्शन। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे, C++ में क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को परिभाषित करने का प्रारूप क्या है? तो दोस्तों क्या प्रारूप होता है? तो यहाँ पे प्रारूप है आपका रिटर्न टाइप, ये जो है रिटर्न टाइप क्लास नेम फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, C++ भाषा में एक्सेस मॉडिफायर्स कौन सा है? तो C++ भाषा में एक्सेस मॉडिफायर्स कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही है। ठीक है, प्लस क्वेश्चन नंबर 7, किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर को कौन एक्सेस कर सकता है? तो किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर को कौन एक्सेस करता है? उस क्लास का मेंबर फंक्शन एक्सेस करता है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सी क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर की विशेषता है? तो स्टैटिक डेटा मेंबर की विशेषता कौन सी होती है दोस्तों? इसका प्रारंभिक मान 0 होता है, बिल्कुल सही है। इसे क्लास के सभी ऑब्जेक्ट साझा करते हैं, बिल्कुल सही है। इसे क्लास का मेंबर भी कहा जाता है, मतलब उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी स्टैटिक मेंबर फंक्शन की विशेषता है? तो इसे स्टैटिक कीवर्ड के साथ घोषित किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। यह केवल क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। इनको क्लास के नाम की सहायता से कॉल किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, मतलब उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा एक क्लास के प्राइवेट डेटा को उस क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से एक्सेस कर सकता है? तो दोस्तों कौन कर सकता है? इसमें से हम बात करें फ्रेंड फंक्शन की बात करें। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन का क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो आपकी इन्फॉर्मेटिव सूचना सहायक की जो परीक्षा हुई थी आपकी इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट की, उसमें भी ये आया था क्वेश्चन, याद रखना इसका। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, निम्न में से कौन सी फ्रेंड फंक्शन की विशेषता है? तो फ्रेंड फंक्शन की विशेषता कौन सी होती है दोस्तों? इसे सामान्य फंक्शन की तरह कॉल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यह क्लास के मेंबर को उस क्लास के ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल सही है। इसे क्लास के अंदर कहीं भी घोषित किया जा सकता है, मतलब उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, यदि क्लास के सभी मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास में फ्रेंड घोषित कर दिया जाए तब उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम फ्रेंड क्लास। ठीक है, फ्रेंड क्लास बोलते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, एक क्लास एक्स के मेंबर ए के लिए पॉइंटर को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो दोस्तों 4 आपको दे रखे हैं ऑप्शन, तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, मतलब जो ए की अप्रोप्रिएट आंसर है इसमें, वो है इंटेक्स। उसके बाद ये आपको हो जाएगा डबल सेमीकोलन, सॉरी कॉलन्स आ गए, इसके बाद स्टार पी इक्वल टू एंड ऑफ एक्स। ठीक है, और ये रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ना, इसके बाद ए, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप डेटा व फंक्शन को एक साथ बांधे रखता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्लास इसको बांधे रखती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में आ गए। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आता है? तो क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज कौन करता है दोस्तों? कंस्ट्रक्टर करता है, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन से कंस्ट्रक्टर फंक्शन की विशेषता है? तो इसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है, बिल्कुल सही है। ये क्लास के पब्लिक अनुभाग में घोषित होनी चाहिए, बिल्कुल सही। इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, दो चर एक्स तथा वाई के लिए कंस्ट्रक्टर पॉइंट को परिभाषित करने का प्रारूप है। तो दोस्तों कंस्ट्रक्टर पॉइंट कैसे आप करोगे? इसमें आप फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, आर्गुमेंट नहीं लेने वाले कंस्ट्रक्टर को क्या कहा जाता है? जो कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट ले लेता है उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं दोस्तों, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। प्रश्न संख्या 5, यदि कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर्गुमेंट लेता है तो उसे कौन सा कंस्ट्रक्टर कहा जाता है? तो दोस्तों अगर कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर्गुमेंट लेता है तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसको दो तरह से कॉल कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट कॉल एंड इम्प्लिसिट कॉल। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, किसी कंस्ट्रक्टर पॉइंट पी को 10 और 20 के मान को इनिशियलाइज करने का तरीका कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे तरीका जो आपका इसमें दोनों ही तरीका आपके सही है, मतलब पॉइंट पी इक्वल टू पॉइंट 10 20 इससे भी हो जाएगा और पॉइंट पी 10 20 इससे भी हो जाएगा। ठीक है, जो पहला विकल्प है वो है एक्सप्लिसिट कॉल और दूसरा विकल्प है इम्प्लिसिट कॉल।
प्रश्न संख्या 7 पे आता है, एक कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का रेफरेंस एक आर्गुमेंट के रूप में ले तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, क्लास एक्स, ये पब्लिक एक्स एक्स एंड, ठीक है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 8, यदि क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो एक क्लास में यदि एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, कंस्ट्रक्टर पॉइंट इंट ए इंट बी इक्वल टू 0 में कथन पॉइंट टी पॉइंट 5 मान 5 किसे असाइन करता है? ठीक है, तो यहाँ पे मान 5 वो किसको असाइन होगा? ये ए को असाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार व्याख्या देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले सकते हैं, पॉइंट इंट ए इंट बी इक्वल टू 0 में आर्गुमेंट बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम आते हैं 10 पे, कंस्ट्रक्टर पॉइंट इंट ए इक्वल टू 5 में कथन पॉइंट 7 से आर्गुमेंट ए का मान क्या असाइन होगा? तो दोस्तों यहाँ पे ए का मान असाइन होगा 7। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे, एक ऑब्जेक्ट में विभिन्न प्रकार के इनपुट किसके द्वारा दे सकते हैं? ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट में विभिन्न प्रकार के इनपुट कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे हम देंगे दोस्तों कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की सहायता से। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, क्लास के ऑब्जेक्ट को खत्म करने के लिए किस विशेष प्रकार के मेंबर फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका यूज़ करते हैं हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सी डिस्ट्रक्टर फंक्शन की विशेषता है? तो दोस्तों इसमें तीनों इसकी विशेषता है। डिस्ट्रक्टर से पहले हम टिल्ड साइन का यूज़ होता है, आर्गुमेंट नहीं लेता और वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता। इसका नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है। उपरोक्त सभी मतलब इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऑब्जेक्ट को आवंटित मेमोरी को रन टाइम पर मुक्त करता है? तो कौन सा फंक्शन होता है दोस्तों? होता है डिस्ट्रक्टर। प्रश्न संख्या 15 और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट का टाइप नहीं हो सकता? तो दोस्तों कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट का टाइप कौन सा नहीं होता? कंस्ट्रक्टर संबंधित क्लास से। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी ऑपरेटर को एक डेटा टाइप के लिए विशेष मीनिंग देना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, C++ भाषा के प्रोग्राम में निम्न में से किस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते? तो कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होता दोस्तों? ये बोलता है टर्शियरी ऑपरेटर होता है, ये ओवरलोड नहीं कर सकते हम। ठीक है, ओके इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये देखो, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, साइज ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर को छोड़ के आप सभी को ओवरलोड कर सकते हैं C++ में। प्रश्न संख्या 3 पे आता है, एक ऑपरेटर को अतिरिक्त अर्थ देने वाला फंक्शन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर फंक्शन, थर्ड ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, मेंबर फंक्शन यूनरी ऑपरेटर के लिए कितने आर्गुमेंट लेता है? तो यूनरी ऑपरेटर को दोस्तों कितने आर्गुमेंट लेगा? कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे, फ्रेंड फंक्शन बाइनरी ऑपरेटर के लिए कितने आर्गुमेंट लेता है दोस्तों? तो बाइनरी ऑपरेटर के लिए आपके यहाँ पे 2 आर्गुमेंट, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर के लिए एक आर्गुमेंट लिया जाता है। ये थोड़ा इसमें आप कर लेना, मिस्टेक है थोड़ा सा, ये व्याख्या में थोड़ी सी गलती है इसमें। यूनरी ऑपरेटर के लिए आपका एक आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, एक बार इसको आप चेक कर लेना, मुझे इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। मेंबर फंक्शन में एक्चुअली इसमें मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन का डिफरेंस है। तो फ्रेंड फंक्शन का तो मुझे आइडिया है, पर मेंबर का एक बार मुझे चेक करके बताना पड़ेगा। इसमें आई गेस इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं आएगा, पर इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। 4th वाला आप एक बार इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, फ्रेंड फंक्शन बाइनरी ऑपरेटर के लिए कितने आर्गुमेंट लेता है? तो फ्रेंड फंक्शन यूनरी ऑपरेटर के लिए तो एक आर्गुमेंट लेता है और बाइनरी के लिए 2 लेता है। हाँ, इसमें सही है। तो यहाँ पे बाइनरी की बात हो रही है, तो बाइनरी में कितना लेगा? 2 आर्गुमेंट लेगा फ्रेंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन में ओवरलोड नहीं कर सकते? तो दोस्तों किस फंक्शन को आप ओवरलोड नहीं कर सकते फ्रेंड फंक्शन में? तो यहाँ पे आप इक्वल जो ऑपरेटर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। कौन कौन से फंक्शन है जो फ्रेंड फंक्शन में आप, कौन कौन से ऑपरेटर है जो फ्रेंड फंक्शन में ओवरलोड नहीं होते? तो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा फंक्शन कॉल ऑपरेटर, तीसरा सबस्क्रिप्टिंग ऑपरेटर, चौथा क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 7, ऑपरेटर फंक्शन निम्न में से क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है मेंबर और फ्रेंड दोनों हो सकता है, तो उपरोक्त दोनों राइट आंसर आ जाएंगे।
अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ऊप्स के कंसेप्ट में इनहेरिटेंस के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। आप रिसेंटली एग्जाम उठा के देख लो, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में भी आपका इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था, हायरार्कल इनहेरिटेंस के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो इनहेरिटेंस आपको अच्छे से आना चाहिए। कई बार हायरार्कल पूछ लेते हैं, कई बार आप मल्टी लेवल पूछ लेते हैं, तो ऐसे इनहेरिटेंस के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें पता होना चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इनहेरिटेंस का क्या है। C++ में पहले से तैयार क्लासों में से नई क्लास बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो नई क्लास होती है उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास, और जो पहले वाली क्लास है उसको बोलते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, C++ में किस क्लास को सुपर क्लास कहा जाता है, ठीक है। सुपर क्लास किस क्लास को कहते हैं दोस्तों, तो सुपर क्लास हम किसको बोलते हैं, हम बेस क्लास को, जिसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं उसी को सुपर क्लास बोलते हैं। प्रश्न संख्या 3, C++ में किस क्लास को सब क्लास कहा जाता है, तो दोस्तों C++ में डिराइव्ड क्लास को सब क्लास बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, C++ में क्लास का डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होता है, तो C++ में क्लास का डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड होता है आपका प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट होता है। प्रश्न संख्या 5, बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास के द्वारा प्राइवेटली इनहेरिट करने पर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर डिराइव्ड के क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डिराइव्ड क्लास के पब्लिक मेंबर बन जाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे, हाँ ये थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, किस प्रकार के इनहेरिटेंस में बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ हम बात करें प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस की, ठीक है, प्रोटेक्टेड इनहेरिट की बात करें। प्रश्न संख्या 7 पे आता है, किस प्रकार के इनहेरिट में बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डिराइव्ड क्लास के पब्लिक मेंबर बन जाते हैं, तो किस प्रकार के इनहेरिट की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है आपकी पब्लिक इनहेरिट की बात हो रही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, किस इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास होती है, तो दोस्तों जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है उसमें एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास होती है। प्रश्न संख्या 9, किस इनहेरिटेंस में एक क्लास को किसी दूसरी डिराइव्ड क्लास से भी डिराइव किया जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर बात करें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, किसकी बात करें, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। प्रश्न संख्या 10, जब एक क्लास में 2 या 2 से अधिक क्लासों के फीचर को इनहेरिट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, दोस्तों उसको बोलते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। प्रश्न संख्या 10, तो 10 हो गया। अब हम आते हैं 11 पे, ठीक है। किस इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास को 2 या 2 से अधिक डिराइव्ड क्लासों में इनहेरिट किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, और ये क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका सूचना सहायक का एग्जाम हुआ था अभी, और 2018 में दूसरा वाला आया था। तो देखो ये जो हायरार्किकल हो गया आपका मल्टीपल मल्टी लेवल, तो ये सबको अच्छे से पढ़ लेना आप। इनहेरिटेंस में ये जरूर पूछते हैं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो किस इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास को 2 या 2 से अधिक डिराइव्ड क्लासों में इनहेरिट किया जाता है, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात हो रही है, मतलब एक बेस क्लास होती है और उस एक बेस क्लास से क्या होता है, मल्टीपल क्लासेस जो है उससे बनाई जा रही है, मतलब मल्टीपल, जैसे एक बेस क्लास है P पेरेंट क्लास है, उससे मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बन गए C1 C2 C3, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका इनहेरिटेंस है ये कौन सा हो गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, 2 या 2 से अधिक इनहेरिटेंस के प्रारूपों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, किसी प्रकार की बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर की एक प्रतिलिपि इनहेरिट होती है, तो किस प्रकार के बेस क्लास की बात हो रही है दोस्तों, वर्चुअल बेस क्लास की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं, किस क्लास को वर्चुअल क्लास घोषित करने के लिए किसी क्लास को वर्चुअल घोषित करने के लिए क्या कीवर्ड उपयोग में लिया जाता है, तो दोस्तों कौन सा कीवर्ड यूज़ लेते हैं, हम वर्चुअल ही कीवर्ड यूज़ लेते हैं, और आप उसको देख सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्लास पर्सन, क्लास टीचर, वर्चुअल पब्लिक पर्सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो तो उस क्लास को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उस क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। प्रश्न संख्या 16, बिना कथन के वर्चुअल फंक्शन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों बिना कथन के वर्चुअल फंक्शन को हम बोलते हैं प्योर फंक्शन, ठीक है, प्योर फंक्शन बोलते हैं। अब हम आते हैं आपका DBMS वाला जो चैप्टर है, DBMS अवधारणा है, इस पे आते हैं, ठीक है।
पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, फाइलों के एक सेट को स्टोर, पुनः प्राप्त और अद्यतन करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम बोलते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी फाइल सिस्टम की हानि है? तो फाइल सिस्टम की आप एक तरह से कह सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है? तो डेटा रिडंडेंसी, डेटा आइसोलेट्स, डेटा एक्सेस डिफिकल्टी, तो इसमें उपरोक्त से भी आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा फाइल सिस्टम का लाभ है? तो फाइल सिस्टम का लाभ कौन कौन सा है दोस्तों? आसान डिजाइन, उन्नत संगठन, प्रदर्शन में कुशलता, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, हायरार्कल में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो हायरार्की में सबसे छोटी इकाई डेटा की क्या होती है दोस्तों? सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट्स होती है। ठीक है, और एक बिट का मान 0 या 1 होता है। ठीक है। डेटा हायरार्की में कैरेक्टर का समूहीकरण क्या होता है? दोस्तों कैरेक्टर का समूहीकरण होता है फील्ड। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में आते हैं, डेटा हायरार्की में फील्ड का समूह क्या कहलाता है? दोस्तों फील्ड का समूह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, फील्ड के समूह को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। प्रश्न संख्या 7, डेटा हायरार्की में रिकॉर्ड का समूह क्या कहलाता है? तो डेटा हायरार्की में जो रिकॉर्ड का समूह कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? फाइल कहलाता है। ठीक है, फाइल कहलाता है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं अब, निम्न में से कौन सी कंपनी वाणिज्यिक डीबीएमएस का निर्माण करती है? तो दोस्तों वाणिज्यिक डीबीएमएस का निर्माण आपका तीनों ही कंपनियां करती है। ओरेकल का तो आपको पता है डेटाबेस सबसे ज़्यादा फेमस है, और उसके बाद IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है जो MS एक्सेस के नाम से डेटाबेस DBMS का निर्माण करती है। आपको पता है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसके अंदर 3 सबसे मेजर प्रोग्राम आते हैं, 4 बेसिकली। एक होता है आपका वर्ड, ठीक है, वर्ड के अलावा आपकी आती है एक्सेल आती है, एक पावर पॉइंट आता है, चौथा क्या आता है? MS एक्सेस। तो MS एक्सेस होता है वो DBMS होता है। ओके, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक DBMS का उदाहरण है? ठीक है, तो वाणिज्यिक DBMS का उदाहरण दोस्तों तीनों ही है, DB2, एक्सेस, अडेप्टिव सर्वर, तीनों ही वाणिज्यिक DB है, यानी कमर्शियल DBMS का उदाहरण पूछ रहे थे। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा DBMS उत्पाद IBM द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों जो DB2 है ना वो IBM द्वारा विकसित है। तो यहाँ पे आप व्याख्या में देख सकते हैं। 8i है वो ओरेकल ने विकसित किया है, एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, अडेप्टिव सर्वर है वो एसबेस ने विकसित किया है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा DBMS उत्पाद ओपन सोर्स है? ठीक है, तो ओपन सोर्स की बात हो रही है तो ओपन सोर्स है MySQL। ठीक है, ये ओपन सोर्स है। प्रश्न संख्या 12, DBMS का कौन सा लेवल डेटा को संग्रहित रखने तथा कुछ डेटा को छुपाने में मदद करता है? तो दोस्तों किस लेवल की बात हो रही है? ये हो रही है एब्स्ट्रैक्शन लेवल की बात हो रही है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन लेवल की। प्रश्न संख्या 13, DBMS का कौन सा लेवल संग्रहित रिलेशन को निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों किसकी बात हो रही है? ये हो रही है आपकी फिजिकल लेवल की बात हो रही है। ठीक है, फिजिकल लेवल की बात हो रही है। ओके, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं, DBMS का कौन सा लेवल संग्रहित डेटा और उनके बीच के संबंध का वर्णन करता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है फिजिकल, तीसरा लॉजिकल और चौथा है व्यू लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों लॉजिकल लेवल। ठीक है, लॉजिकल लेवल। प्रश्न संख्या 15, DBMS का कौन सा लेवल उपयोगकर्ता के लिए अधिकृत पहुंच की अनुमति देता है? तो दोस्तों कौन सा लेवल होता है? वो होता है दोस्तों आपका व्यू लेवल होता है। ठीक है, व्यू लेवल। प्रश्न संख्या 16, डेटा का डेटा मॉडल के संदर्भ में एक विवरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट स्कीमा। प्रश्न संख्या 17, समय के किसी भी विशेष क्षण पर स्कीमा की सामग्री का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है आपका इंस्टेंस जो होता है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 18, डेटाबेस से डेटा की पुनरावृत्ति के लिए तथा डेटा को अपडेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं हम? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML कितने प्रकार के होते हैं? तो DML होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कौन सा होता है? प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। ठीक है, प्रोसीजरल होता है और नॉन प्रोसीजरल होता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे, डेटाबेस की किस भाषा में डेटा को प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्पेसिफाइड करना आवश्यक होता है? तो दोस्तों ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है प्रोसीजरल DML की बात हो रही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं, एक DBMS को निम्न में से किसके आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? तो दोस्तों किसके आधार पर कर सकते हैं? उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर, आर्किटेक्चर, डेटा मॉडल के आधार पर। इसमें उपरोक्त से भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा DBMS का प्रकार है? तो कौन सा DBMS का प्रकार है दोस्तों? यहाँ पे पदानुक्रम डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, संबंध परक डेटाबेस या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 23, डेटा पर प्रतिबंध और संबंध के अर्थ का वर्णन करने के लिए अवधारणाओं का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये अवधारणा का जो संग्रह है वो कहलाता है आपका डेटा मॉडल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, पहला पदानुक्रमित डीबीएमएस कौन सा था? तो दोस्तों पहला पदानुक्रमित डीबीएमएस था आईएमएस, इसको 1968 में बनाया था। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। प्रश्न संख्या 25, पदानुक्रमित डीबीएमएस को किस प्रकार के संबंध के मॉडल के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे इसको 1 to many के लिए यूज में करते हैं हम। ठीक है, 1 to many के लिए यूज में करते हैं। नेटवर्क डेटा मॉडल में किस प्रकार का संबंध होता है? तो नेटवर्क डेटा मॉडल में दोस्तों मैनी टू मैनी संबंध होता है। ठीक है, मैनी टू मैनी। प्रश्न संख्या 27, कौन सा डेटा मॉडल डेटा के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संबंध परक डेटा मॉडल की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, ईआर आरेख में एंटिटी के सेट का प्रतिनिधित्व कौन सा प्रतीक करता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयत। ठीक है, आयत। और दीर्घवृत्त होता है वो एट्रीब्यूट्स का प्रतिनिधित्व करता है, डायमंड होता है वो रिलेशनशिप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 29, ईआर आरेख में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है उनका प्रतीक होता है आपका डबल दीर्घवृत्त। ठीक है, डबल दीर्घवृत्त इसका एट्रीब्यूट होता है। ओके, प्रश्न संख्या 30, वास्तविक दुनिया के ऑब्जेक्ट को ईआर आरेख में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हम इसको बोलते हैं एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल्ड इट एंटिटी। प्रश्न संख्या 31, समान ऑब्जेक्ट के एंटिटीज का संग्रह क्या कहलाता है? तो दोस्तों समान ऑब्जेक्ट के एंटिटीज का संग्रह आप क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका एंटिटी सेट कहलाता है। ठीक है, वी कॉल इट एंटिटी सेट। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे, निम्न में से कौन सा एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स का प्रकार है? तो दोस्तों कौन सा प्रकार होता है? तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन यानी साधारण एट्रीब्यूट्स और समग्र एट्रीब्यूट दोनों इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा स्टूडेंट एंटिटी के समग्र एट्रीब्यूट्स का उदाहरण है? ठीक है, तो रोल नंबर, एज, नेम, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है नेम की बात हो रही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 34, एक एंटिटी के किस प्रकार के एट्रीब्यूट्स के एक से अधिक मान होते हैं? तो किसकी बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पे बहुमान एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, जैसे फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 35, किसी एंटिटी का एट्रीब्यूट्स जन्म दिनांक किस प्रकार का एट्रीब्यूट है? तो दोस्तों किस प्रकार का एट्रीब्यूट है? डिराइव्ड प्रकार का एट्रीब्यूट है। ठीक है, डिराइव्ड। प्रश्न संख्या 36, एक ही प्रकार के रिलेशनशिप का सेट क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक ही प्रकार के रिलेशनशिप का सेट क्या कहलाता है? रिलेशनशिप इसको रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। ठीक है, 36 में आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 37, ईआर मॉडल डेटा पर किस प्रतिबंधों का वर्णन करता है? तो दोस्तों किसका वर्णन करता है? ये की प्रतिबंध, मैपिंग, कोऑर्डिनेलिटी, भागीदारी प्रतिबंध तीनों ही होते हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन सा प्रतिबंध एंटिटी की अद्वितीय रूप से पहचान करता है? तो दोस्तों पहला की प्रतिबंध, दूसरा मैपिंग कोऑर्डिनेलिटी, तीसरा भागीदारी प्रतिबंध, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 38 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका की प्रतिबंध। ठीक है। ओके, 39, जब दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स का उपयोग करके एक की के रूप में करते हैं तो वो कौन सी कुंजी कहलाती है? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं, मतलब की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे समग्र कुंजी की बात हो रही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 40, एट्रीब्यूट्स का एक न्यूनतम सेट जो अद्वितीय रूप में एक एंटिटी की पहचान करता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की बात हो रही है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा मैपिंग कार्डिनैलिटी प्रतिबंध का प्रकार है? पहला है 1 to 1, दूसरा 1 to many, तीसरा मैनी टू मैनी, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 41 में आपका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। 42 में आते हैं, एक स्टूडेंट तथा एक क्लास के में किस प्रकार का संबंध होता है? तो स्टूडेंट और क्लास में किस प्रकार का संबंध होता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका मैनी टू वन होता है। ठीक है। 43 में आता है, एक टीचर तथा एक सब्जेक्ट में किस प्रकार का संबंध होता है? तो एक टीचर और सब्जेक्ट में 1 to 1 होता है। 44, एक एंटिटी के लिए एक रिलेशनशिप में भागीदारी प्रतिबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के 44 में। प्रश्न संख्या 45 में आते हैं,
किस प्रकार के एंटिटी सेट को अद्वितीय रूप से इसके सभी एट्रीब्यूट्स द्वारा नहीं पहचाना जा सकता? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है वीक एंटिटी की, ठीक है। प्रश्न संख्या 46, एक खराब डेटाबेस में निम्न में से कौन सी विसंगतियाँ होती है? तो दोस्तों अपडेट, इंसर्शन, डिलीशन तीनों प्रकार की होती है, इसमें उपरोक्त से भी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, डेटाबेस की विसंगतियों को दूर करने के लिए किस प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं बेसिकली। 48 में आते हैं, निम्न में से कौन सा नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य है? तो अनुपयोगी डेटा को नष्ट करना, डेटा संग्रह तार्किक करना, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें तो आपके 48 में आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, उपरोक्त सभी, उपरोक्त दोनों आ जाएगा। 49 में आता है, निम्न में से कौन सा नॉर्मल फॉर्म्स का तरीका है? तो नॉर्मल फॉर्म्स का तरीका दोस्तों कौन सा होता है? तो 1NF, 2NF, BCNF, ये होता है बॉय से कोड, ठीक है। इसको याद रखना, BCNF की फुल फॉर्म होती है बॉय से कोड। एक बार पूछा गया था कि BCNF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसको याद रखना, BC का मतलब होता है बॉय से कोड, ठीक है। इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, किस नॉर्मल फॉर्म में प्रत्येक फील्ड केवल एटॉमिक मान रखता है? तो देखो प्रत्येक फील्ड एटॉमिक मान किस में रखता है दोस्तों? जो 1NF होती है आपकी, तो 1F में आपका जो एटॉमिक मान रखते हैं प्रत्येक फील्ड में, ठीक है। और इसमें कोई सूची और सेट नहीं होता 1NF में। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 51 पे, किस नॉर्मल फॉर्म में टेबल का प्रत्येक एट्रीब्यूट पूरी तरह प्राइमरी कुंजी पर निर्भर होता है? तो ये हम बात करें 2NF की, ठीक है। तो यहाँ पे 2NF आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या हम आते हैं 52 पे, 3NF में निम्न में से किस शर्त का पालन होता है? तो 3NF में किस शर्त का पालन होता है? कोई FD ट्राइवल है, बिल्कुल सही है। कोई FD के बाई तरफ के एट्रीब्यूट्स स्कीमा की है, बिल्कुल सही है। FD के दाई तरफ के एट्रीब्यूट्स रिलेशन स्कीमा की का पार्ट है, ये भी सही है। तो इसमें उपरोक्त में से कोई एक, ठीक है। तो अगर उपरोक्त में से कोई भी एक हो जाएगा, 3NF में हो जाएगा। 52 में आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। 53 पे आता है, निम्न में से कौन सा नॉर्मल फॉर्म सबसे अधिक प्रतिबंधित है? तो कौन सी है दोस्तों? BCNF है, ठीक है। BCNF है, बॉय से कोड नॉर्मल फॉर्म। अब हम आते हैं 14 जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस की अवधारणाएं, ठीक है। तो आपके जो कंसेप्ट है रिलेशन डेटाबेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 14 में आपका पहला क्वेश्चन क्या है? ये डेटाबेस है, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। डेटाबेस में रिलेशन किसे कहा जाता है? तो डेटाबेस में रिलेशन कहते हैं दोस्तों टेबल को कहते हैं, ठीक है। इजी प्रश्न, कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं। जैसे टेबल हो गया, आपका फील्ड क्या होती है, ये सब आप पढ़ लेना। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे डेटाबेस के किस फील्ड की परमिटेड वैल्यू सेट को, किसी फील्ड की परमिटेड वैल्यू सेट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं डोमेन बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, डेटाबेस में डेटा कंस्ट्रेंट्स कहाँ हो सकते हैं? तो डेटाबेस में डेटा कंस्ट्रेंट कहाँ हो सकते हैं दोस्तों? मतलब स्तंभ लेवल और टेबल लेवल दोनों पे हो सकते हैं। स्तंभ मतलब होता है कॉलम, तो कॉलम लेवल पे भी हो सकते हैं और टेबल लेवल पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे उपरोक्त दोनों राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा कंस्ट्रेंट्स एक रिलेशन वाला है? तो दोस्तों यहाँ पे नॉट, नल, यूनिक, चेक तीनों ही होते हैं, मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी में राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रश्न संख्या 5, चेक कंस्ट्रेंट्स में को किस डिक्लेरेशन पर लगा सकते हैं? तो दोस्तों किस पे लगा सकते हैं हम? डोमेन और रिलेशन दोनों पे लगा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, कौन सा कंस्ट्रेंट किसी भी टेबल में कोई दो रिकॉर्ड्स को डुप्लीकेट होने से रोकता है? तो दोस्तों जो एंटिटी इंटीग्रिटी होती है, ये ऐसा करने से रोकती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, एक डेटाबेस में दो टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स वैल्यू एक समान हो तो यह शर्त क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल का एक भाग है? तो एसक्यूएल का कौन सा भाग है? DDL, DML, DCL तीनों ही होते हैं, मतलब इसमें उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी एसक्यूएल की विशेषता होती है? उच्च गति परिभाषित मानक सीखने की सुविधा, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10, एसक्यूएल की निम्न में से कौन सा बेसिक डोमेन टाइप होता है? न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट टाइम या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों होते हैं। प्रश्न संख्या 11, एसक्यूएल के न्यूमेरिक डेटा टाइप में शामिल है? तो दोस्तों एसक्यूएल के न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या क्या शामिल है? इंट, स्मॉल इंट, फ्लोट तीनों शामिल है, यानी इसमें आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 12, एसक्यूएल के डेट एंड टाइम डेटा टाइप में शामिल होते हैं? तो क्या क्या शामिल होते हैं दोस्तों? इसमें आपके डेट टाइम टाइम, इसमें तीनों शामिल होते हैं, मतलब इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, एसक्यूएल के किस भाग को क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है? तो दोस्तों किस भाग को कहते हैं? DML को कहते हैं, ठीक है।
प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। एसक्यूएल का कौन सा भाग डेटाबेस में डेटा की सुरक्षा तथा डेटा को मैनिपुलेशन के अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों किसकी बात करें यहाँ पे हम डीसीएल की बात करें। डीसीएल में कौन कौन सी कमांड्स आती है ये याद रखना, कमिट, रोलबैक, ग्रांट और रिवोक। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एसक्यूएल में वेयर क्लोज के साथ किस लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों किसका यूज़ करते हैं हम? एंड और नॉट तीनों का कर सकते हैं। उपरोक्त सभी में राइट आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। एसक्यूएल डेटाबेस में अन्य यूजर को डेटाबेस तक पहुंचने की सहमति किस कमांड से दी जाती है? तो दोस्तों ये काम हम करते हैं ग्रांट के थ्रू। ठीक है, ग्रांट के थ्रू ये काम करते हैं। प्रश्न संख्या 17, एसक्यूएल की किस कमांड से किसी ऑब्जेक्ट की से सहमति वापस ली जाती है? ठीक है, तो किससे ली जाती है दोस्तों? ये रिवोक से ली जाती है। 17 में आपका रिवोक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, एसक्यूएल डेटाबेस में किए गए सभी बदलावों को स्थायी करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो अगर मुझे सभी बदलावों को स्थायी करना है तो दोस्तों हम किसका यूज़ करना पड़ेगा? तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा कमिट का। ठीक है, कमिट का यूज़ करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। अब निम्न में से कौन सा एसक्यूएल ऑपरेटर है? तो एसक्यूएल ऑपरेटर कौन सा है? कंपैरिजन, अरिथमेटिक, लॉजिकल। तो दोस्तों इसमें तीनों ही हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त से भी राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न 20, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 5000 एंड सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4000 का परिणाम क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों जब आप इसका एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो है 4000 से 5000 तक की सैलरी वाले टीचर्स के नाम आ जाएंगे आपके पास। प्रश्न संख्या 21, एसक्यूएल के किस ऑपरेटर के द्वारा एक मान की किसी सूची के सभी मानों से तुलना कर सकते हैं? तो दोस्तों किस ऑपरेटर के द्वारा कर सकते हैं? ऑल ऑपरेटर के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। एसक्यूएल के लाइक ऑपरेटर में पैटर्न का विवरण देने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों हम यहाँ यूज़ करते हैं अंडरस्कोर और परसेंट दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। एसक्यूएल में निम्न में से कौन सा सेट ऑपरेशन होता है? तो दोस्तों कौन सा सेट ऑपरेशन होता है? यूनियन और इंटरसेट तीनों ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त से भी राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। किस ऑपरेटर का उपयोग दो या दो से अधिक सेलेक्ट कथन के परिणाम को संयुक्त करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम यूनियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूनियन का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। किस ऑपरेटर से दो या दो से अधिक डेटा सेट का उभयनिष्ठ मान निकाला जाता है? तो दोस्तों किस ऑपरेटर से निकालते हैं? ये इंटरसेट से निकालते हैं। ठीक है, इंटरसेट से। प्रश्न संख्या 26, कौन सा ऑपरेटर दो डेटा सेट में से पहले सेट की वह पंक्ति परिणाम में देता है जो दूसरे सेट में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 27, एसक्यूएल में निम्न में से कौन सा डेट व टाइम फंक्शन होता है? तो डेट व टाइम फंक्शन कौन सा होता है? एट डेट, एट टाइम, कर डेट तीनों होता है। मतलब उपरोक्त सभी में राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल फंक्शन वर्तमान की डेट रिटर्न करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? जो आपका कर डेट है या आपके वर्तमान की डेट जो है आपको रिटर्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एसक्यूएल का नाउ फंक्शन क्या परिणाम देता है? तो देख एसक्यूएल का जो नाउ फंक्शन होता है वो जो आपकी प्रेजेंट डेट और टाइम है वो आपको रिजल्ट में देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एसक्यूएल का कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन बाएं छोर के कैरेक्टर का संख्यात्मक मान देता है? तो दोस्तों किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आस्क की फंक्शन की। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। ठीक है, 31 पे आते हैं। तो 31 क्या पूछ रहा है? माई एसक्यूएल में 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या बनाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस फंक्शन का यूज़ करते हैं? हम करते हैं रैंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। किस फंक्शन से किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं? तो किस फंक्शन से निकाल सकते हैं दोस्तों? स्क्वायर फंक्शन से। ठीक है, SQRT से। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल का न्यूमेरिक फंक्शन है? तो एसक्यूएल का न्यूमेरिक फंक्शन कौन सा होता है दोस्तों? ABS, ग्रेटेस्ट, इंटरवल तीनों ही होते हैं। मतलब इसमें उपरोक्त से भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। माई एसक्यूएल में कितने प्रकार के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं? तो एग्रीगेट फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। माई एसक्यूएल में कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एवरेज, मैक्स, मिन, सम एंड काउंट। ठीक है, ये रट लेना अच्छे से। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा फंक्शन अधिकतम मान को देता है? तो कौन सा फंक्शन देता है दोस्तों अधिकतम मान को? मैक्स फंक्शन जो होता है अधिकतम मान को देता है। प्रश्न संख्या 36, एसक्यूएल में किस क्लॉज के उपयोग से नाम बदल सकते हैं? तो किसके उपयोग से बदल सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे हम एज के प्रयोग से नाम बदल सकते हैं। ठीक है, एज के प्रयोग से। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 37 पे। एसक्यूएल में कौन सा कीवर्ड दो या दो से अधिक रिलेशन को जोड़ने का काम करता है?
तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ज्वाइन कीवर्ड होता है वो दो या दो से अधिक कीवर्ड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, 38 पे आते हैं, एसक्यूएल में यदि एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी को नेस्टेड किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों हम बोलते हैं उसको सब क्वेरीज बोलते हैं। ठीक है, सब क्वेरीज। 39 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल खंड नहीं है? तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर और कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन जो है एसक्यूएल का खंड नहीं है। प्रश्न संख्या 40 पे आते हैं, एसक्यूएल फंक्शन काउंट क्या है? दोस्तों क्या है दोस्तों? ये स्ट्रिंग फंक्शन और सांख्यिक फंक्शन दोनों है। ठीक है, उपरोक्त दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम आते हैं आज इस पूरी बुक का लास्ट चैप्टर है, इसका नाम है PL/SQL के आधार बिंदु। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे आते हैं, PL/SQL में PL का पूरा नाम क्या है? ठीक है, PL का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? प्रोसीजरल लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 2, PL/SQL के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों PL/SQL के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होता है? घोषणा भाग होता है, लागूकरण भाग होता है और अपवाद भाग होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, PL/SQL का कौन सा भाग अनिवार्य होता है? तो PL/SQL का कौन सा भाग अनिवार्य होता है दोस्तों? लागूकरण वाला भाग होता है वो अनिवार्य होता है। ठीक है, 4th, PL/SQL के किस खंड में कर्सर घोषित किया जाता है? तो दोस्तों किस खंड में करते हैं? घोषणा भाग में हम कर्सर घोषित करते हैं। प्रश्न संख्या 5, PL/SQL के लागूकरण भाग में क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे लूप, सशर्त स्टेटमेंट और एसक्यूएल स्टेटमेंट तीनों होते हैं, यानी उपरोक्त से भी राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6, PL/SQL का कौन सा भाग प्रोग्राम में त्रुटियों के संचालन में उपयोग लाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका अपवाद भाग होता है, ठीक है, तो वो इसमें काम में लाया जाता है। इसको एक्सेप्शन, और ये अपवाद भाग होता है वो एक्सेप्शन कीवर्ड से प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा PL/SQL की विशेषता है? तो प्रोग्राम खंड का भाग बिगिन से शुरू होता है, ये सही है। प्रत्येक कथन सेमीकोलन से समाप्त होता है, बिल्कुल सही है। प्रोग्राम खंड के अंत में फॉरवर्ड स्लैश लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, PL/SQL में आंकड़ों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन स्थान देता है? ठीक है, तो कौन स्थान देता है दोस्तों? यहाँ पे जो है प्लेस होल्डर वो इसको स्थान देता है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, PL/SQL वेरिएबल्स की घोषणा करने का प्रारूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रारूप होता है वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों से आपका उपरोक्त दोनों आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पे आता है, PL/SQL में कांस्टेंट की घोषणा करने का प्रारूप क्या है? तो दोस्तों कांस्टेंट की घोषणा, आप ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें कांस्टेंट नेम, फिर कांस्टेंट, फिर डेटा टाइप इक्वल टू वैल्यू। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, सेट सर्वर आउट ऑन को PL/SQL प्रोग्राम में कहाँ लिखा जाता है? तो दोस्तों इसको हम लिखते हैं प्रोग्राम की शुरुआत में। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, PL/SQL में कितने प्रकार के लूप होते हैं? तो दोस्तों PL/SQL में आपके 3 प्रकार के लूप होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के लूप होते हैं PL/SQL में। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे, PL/SQL में साधारण लूप किस कीवर्ड से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों PL/SQL में साधारण लूप से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये इसका आप देख सकते हैं व्याख्या में, लूप, स्टेटमेंट्स, एग्जिट एंड एंड लूप। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, साधारण लूप से बाहर निकलने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो साधारण लूप से बाहर निकलने के लिए दोस्तों एग्जिट और एग्जिट व्हेन दोनों का यूज करते हैं हम। ठीक है, उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 15, वाइल लूप का निष्पादन कब होता है? ठीक है, कब तक होता है वाइल लूप का निष्पादन? तो दोस्तों ये जब तक शर्त सत्य तब तक होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, फोर लूप का निष्पादन कब तक होता है? तो फोर लूप का निष्पादन होता है जब तक लूप में लिखी गई संख्या पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, तो SQL वाक्य के निष्पादन के समय बनने वाले अस्थायी कार्य क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कर्सर बोलते हैं। ठीक है, कर्सर बोलते हैं इसको। प्रश्न संख्या 18, कर्सर के द्वारा नियंत्रित सभी पंक्तियों का समूह क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं क्रियाशील समूह। ठीक है, क्रियाशील समूह बोलते हैं। प्रश्न संख्या 19, PL/SQL कर्सर के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे, निम्न में से किस कथन के निष्पादन के लिए अंतर्निहित कर्सर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसके लिए करते हैं? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट किसके लिए करते हैं? तो उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा अंतर्निहित कर्सर का गुण है? तो कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ पे आपका परसेंट फाउंड, परसेंट रो काउंट, परसेंट इज ओपन, तीनों ही होते हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त से भी राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 22, बाह्य निहित कर्सर का वर्णन PL/SQL प्रोग्राम के किस भाग में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे घोषणा भाग में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन भाग में। प्रश्न संख्या 23, नामांकित PL/SQL प्रोग्राम जो एक या एक से अधिक कार्यों का क्रियान्वित करे क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं संग्रहित प्रोसीजर। ठीक है, संग्रहित प्रोसीजर बोलते हैं इसको। प्रश्न संख्या 24, प्रोसीजर के किस भाग में प्रोसीजर का नाम होता है? तो दोस्तों किस भाग में होता है? हेडर में होता है।
प्रश्न संख्या 25 में आता है PL/SQL प्रोसीजर की बॉडी में क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है इसकी बॉडी में, इसकी बॉडी में होता है आपका घोषणा भाग, लागूकरण भाग, अपवाद भाग, तीनों होते हैं, मतलब इसमें अप्रोक्स भी राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 26, PL/SQL प्रोसीजर को पैरामीटर कितने प्रकार से दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार से देख सकते हैं। कौन कौन से? इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर और इन आउट पैरामीटर। प्रश्न संख्या 27, PL/SQL प्रोसीजर की बॉडी के प्रारंभ में क्या लिखा होता है। तो दोस्तों बॉडी के प्रारंभ में क्या लिखा होता है? बिगिन, ओपन, स्टार्ट या इज। तो इसमें इज लिखा होता है, ठीक है, इज स्टार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, PL/SQL प्रोसीजर का निष्पादन कितने प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों 2 प्रकार से इसका निष्पादन हम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 29, किस नामांकित PL/SQL प्रोग्राम में सदैव एक ही मान दिया जाता है। तो दोस्तों किसकी बात करें यहाँ पे? फलन की बात करें, ठीक है, फलन की बात करें। प्रश्न संख्या 30, PL/SQL अपवाद संदेश के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों इसके कितने भाग होते हैं? इसके होते हैं आपके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टाइप ऑफ एक्सेप्शन, एन एरर कोड और एक मैसेज, ठीक है। 31 पे आते हैं, PL/SQL में अपवाद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार होते हैं, नेम्ड सिस्टम, अननेम्ड सिस्टम एंड यूजर डिफाइंड, ठीक है। प्रश्न संख्या 32, पूर्व वर्णित एवं ओरेकल में नामांकित अपवाद क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं नेम्ड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, वे अपवाद तंत्र क्या कहलाते हैं जिन्हें ओरेकल की तरफ से नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं अननेम्ड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, अननेम्ड सिस्टम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, अननेम्ड सिस्टम अपवाद कितने प्रकार का होता है। तो ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है आपके 2 प्रकार का। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? व्हेन अदर्स एंड एक्सेप्शन कोड, ठीक है। 35 पे आते हैं, PL/SQL का कौन सा अपवाद तंत्र बाह्यनिहित रूप से संचालित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे यूजर डिफाइंड है, ठीक है, ये USER है, ठीक है, यूजर डिफाइंड इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 36, PL/SQL प्रोग्राम की किस संरचना का उपयोग DML वाक्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है। दोस्तों किसका उपयोग करता है? ट्रिगर्स का उपयोग करता है, ठीक है, ट्रिगर्स का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, डेटाबेस ट्रिगर के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों डेटाबेस ट्रिगर के कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रिगरिंग इवेंट, शर्त तथा गतिविधि, ठीक है। 38 पे आता है, निम्न में से कौन सा PL/SQL ट्रिगर का प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है दोस्तों? तो रो लेवल ट्रिगर भी होते हैं और स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर भी होते हैं, मतलब उपरोक्त दोनों इसमें राइट आंसर आ जाएंगे। 39 पे आते हैं, SQL में सेलेक्ट कथन के साथ किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किस शब्द का उपयोग करते हैं? हम इनटू शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, PL/SQL ट्रिगर निष्पादन पदानुक्रम में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बिफोर वाक्य ट्रिगर का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये आपके जो कक्षा 12 थी उसके सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।